गुरु दुआ को खाने का बाइट खिला नहीं लगता है। वही दुआ भी एक आज्ञाकारी बच्चे की तरह खाना खाने लगती है। दुआ कच सोचते हुए गुरु की तरफ देखकर, आपको पता है मैं उस वी.आई.पी से बहुत ज्यादा नफरत करती हूँ। गुरु दुआ के सवाल को सुनकर एक गहरी सांस लेकर बिना अपने हाथों को रोके उसे खाना खिलाते हुए, आई नो चेरी। तो दुआ जल्दी से, तो आप यह भी जानते हो कि मैं उससे मारना चाहती हूँ। दुआ की इस बात पर गुरु मुस्कुराते हुए दुआ के हाथों को अपने दोनों हाथों में पकड़कर साइकियाट्रिक वे में, क्या तुम अपने नाजुक हाथों से किसी को मार सकती हूँ चेरी? सबसे ऊपर तुम्हारे अंदर इतनी गट्स है कि तुम किसी मार सकूं? तुम वह हो जो ब्लड को देखकर डरती हैं। वह कैसे किसी को मार सकती है? चेरी, डू यू हैव दैट गट्स? आंसर मी। गुरु के ऊपर वाले से दुआ पूरी तरह से शांत हो जाती है। सच में उसके अंदर इतने गट्स नहीं है कि वह किसी को जान से मार सके। इसके बारे में वह बुरा सोच सकती है, पर उसे मारना यह उससे हो नहीं सकता। इसी वजह से अपना सर नीचे झुका लेती है। उसके पास गुरु के सवाल का कोई जवाब नहीं होता है। वही दुआ का ऐसा झुका हुआ सर देखकर गुरु के चेहरे पर एक अजीब सी एक्सप्रेस ना जाते हैं। वह दुआ की चिन को पकड़कर उसकी गहरी नीली आंखों में देखकर अपनी शांत आवाज में, जवाब नहीं है आई नो चेरी, मैं तुम्हें हमेशा एक ही बात कहूंगा कि कोई भी क्रिमिनल नहीं बनता है। यहाँ की सिस्टम उस शख्स को फोर्स करती है जिसे ना चाहते हुए भी किसी को क्रिमिनल बनना पड़ता है। अगर दुनिया में किसी भी शख्स को एक अच्छी फैमिली, अच्छा एजुकेशन मिल जाए तो वह कभी भी क्रिमिनल नहीं बनता। यह गुनाहों की दुनिया ऐसे ही नहीं बनी है। यहाँ पर तुम्हें दिल टूटे हुए और खुद से नफरत करने वाले ही मिलेंगे। कहते हुए गुरु उसके बालों को सहलाने लगता है। वही दुआ सिर्फ गुरु की अंब आई में देख रही थी। उसे कुछ तो अजीब सा महसूस होने लगता है। देख तो कह रही थी पर समझ नहीं पा रही थी, क्योंकि गुरु ने अपनी आंखों में एक भी इमोशन नहीं रखे थे। वह बिना किसी परेशान और किसी मोशन के साथ दुआ को देख रहा है। दुआ गुरु की आंखों में देखकर बड़ी मासूम आवाज में, तो क्या वी.आई.पी भी इसी वजह से बना है? दुआ के सवाल को सुनकर गुरु उसे खाना खिलाते हुए, नो, उसे सिस्टम ने नहीं बनाया है। इस पर दुआ अपनी आंखें बड़ी बड़ी करके, तो फिर? गुरु अपना सरनाने हिलाकर दुआ के दोनों गालों को पकड़कर उसके लिप्स को अपने लिप्स से छूते हुए, उसे तो धोखे और नफरत ने बनाया है चेरी। दुआ का छोटा सा दिमाग गुरु की बात सुनकर पूरी तरह से सवालों से भर जाता है। वह अपनी आंखें छोटी करके, क्या आप सच में वी.आई.पी को नजदीक से जानते हो? इस पर गुरु अपना सरनामे हिलाकर दुआ के नोज से अपने नोज को रब करते हुए, नो, जो मुझ में ही है उसे जानकर क्या मतलब है चेरी? यह लाइन गुरु ने अपने मन में कही थी। उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कुराहट थी जो दुआ देख नहीं पाती है, क्योंकि गुरु उसे जल्दी से ही छुपा लेता है। वही दुआ गुरु के जवाब को सुनकर कुछ नहीं कहती। उसका छोटा सा दिमाग इसके आगे कुछ काम ही नहीं करता है। वह दोनों ब्रेकफास्ट करने के बाद हमेशा की तरह एक दूसरे का हाथ पकड़कर बीच की ओर चले जाते हैं। दुआ को बीच पर जाना बहुत पसंद था। उसे अलग से सुकून मिलता था। पर आज उसे डर लग रहा था। वहां पर जाने से पता नहीं क्यों उसकी आंखों के सामने बार बार वह कंकाल नजर आ रहे थे। दुआ जब बीच पर आती है तो उसकी आंखों में एक अलग सी घबराहट दिखती है। जहां उसे सुकून मिलता था, आज उसे डर लग रहा था। वह बार बार अपनी नजरें बीच से फैलने की कोशिश कर रही थी, पर जैसे ही बीच की आती हुई लहरें उसे छूती है तो उसके अंदर डर से कंपन होने लगती हैं। वह कस के गुरु का हाथ पकड़ लेती है, जिससे उसके नेल्स गुरु के हाथों में धंस जाते हैं। वही दुआ कैसे करने से गुरु दुआ को देखता है, जिसकी आंखों में डर दिखता उसे, जिसे देखकर वह एक ठंडी आहें भरता है। वह दुआ के हाथों को कस के पकड़कर उसकी तरफ देखने लगता है। गुरु सोचकर दुआ को पीछे से बाहों में भर लेता है। वह अपनी चेन को दुआ के कंधे पर रखकर सामने आते हुए लहरे को देखकर, चेरी, डर जरूरी है, पर डर पर काबू करना भी तो जरूरी होता है। नहीं तो ऐसे ही डरती रहोगी।
गुरु की बात सुनकर दुआ पानी को देखते हुए शांत आवाज में, क्या सच में इस समुंदर में कंकाल मौजूद है? दुआ के इस सवाल से गुरु दुआ को अपनी बाहों में कस के पकड़कर बिना किसी एक्सप्रेशन के साथ अपने शांत मगर गहरी आवाज में, लासिस। यह सुनते ही दुआ हैरानी के साथ डर से ही गुरु को देखकर, व्हाट? गुरुद्वार के चेहरे पर डर और परेशानी साफ साफ देख सकता था। वह उसके चेहरे से अपने चेहरे रब करते हुए मुस्कुराकर, चेरी आर यू मैड? आई एम जस्ट जोकिंग। मजाक भी नहीं कर सकता क्या कह रही हूं? समंदर के अंदर भी कोई कंकाल रख सकते हैं? दुआ बड़ी मासूमियत से अपने सीने पर हाथ रखकर एक गहरी सांस लेते हुए, आपने तो मुझे डरा ही दिया था। वही मैं सोचो कि समुंदर के अंदर कैसे कंकाल हो सकते हैं। शायद ना मैं पानी के अंदर जाकर ना पागल हो चुकी हूं। कहते कहते दुआ मुस्कुराने लगती है, पर वही गुरु का चेहरा कुछ अजीब सा दिखने लगता है, जैसे कि उसके चेहरे पर कुछ अजीब से एहसास हो, जो भयानक से भी भयानक बना रहे थे। पर किस्मत से दुआ सामने देख रही थी, जिसकी वजह से वह गुरु का चेहरा नहीं देख पाती है। वही गुरु अपनी गर्दन को गोल गोल घुमाकर एक गहरी सांस लेता है। वह दुआ के हाथों को कस के पकड़कर उसके कंधे पर अपने होठों को रख कर किस करने लगता है। वही दुआ सामने देख रही थी, पर गुरु के ऐसे करने से, आओ प्लीज स्टॉप इट, इट इज हर्टिंग मी। दुआ की आवाज सुनकर गुरु दुआ की गर्दन पर अपनी नोज को रगड़ते हुए अपनी गहरी मगर ठंडी आवाज में, चेरी अगर क्या होता इस समुंदर में असल में ही कंकाल होते तो? गुरु के इस क्रीपी क्वेश्चन को सुनकर दुआ अपनी जगह पर ही सुन हो जाती है। फिर भी वह बड़ी हिम्मत कर शायद यहाँ से कहीं दूर जाने की कोशिश करती। इस जगह से मुझे नफरत होने लगती या डर से मैं मर जाती, पर यहाँ पर मैं बिल्कुल नहीं रहते। दुआ के इस जवाब को सुनकर गुरु को गुस्सा तो आता है बहुत। यह उसके चेहरे से ही पता चलता है कि जिसके चेहरे की नसें साफ साफ दिख रही थी, पर वह अपने आप को शांत करके अपने चेहरे पर एक मुस्कुराहट लाकर, अगर ऐसी जगह होती तो शायद से मैं भी तुम्हें यहाँ पर नहीं लाता। यह सुनते ही दुआ गुरु की तरफ देख कर उसके कंधे पर अपने दोनों हाथों को रख कर अपने हाथों की माला बनाकर उसके चेहरे के बेहद नजदीक जाकर उसके होठों को छूते हुए बड़ी मासूमियत से, मुझे पता है आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे और आप मुझे इस सब से दूर ही रखेंगे, क्योंकि आप दुनिया के सबसे प्यारे हब्बी हूँ, जिससे मैं बहुत 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 प्यार करती हूँ। गुरु दुआ की आंखों में खुद के लिए प्यार देख सकता था। वह बस दुआ को अपने सीने से लगा लेता है और समंदर को अपनी ठंडी आंखों से देखने लगता है। इस समय गुरु के मन में क्या चल रहा था, यह सिर्फ गुरु को ही पता था। वही दुआ तो सबसे अनजान थी, उसे तो कुछ पता ही नहीं था। उसे बस इतना पता था कि उसका गुरु कभी गलत नहीं हो सकता है और ना ही वह कुछ गलत कर सकता है। पर वक्त के साथ सब कुछ बदलता है। अब यह वक्त दुआ को कहां पर ले जाएगा यह खुद दुआ और उसके किस्मत को ही पता है। वहीं दूसरी तरफ जेफ अपने हाथों में फाइल्स लिए विला के अंदर आया हुआ था। इस समय वह शख्स सोफे पर बैठा हुआ था और सामने टीवी की स्क्रीन पर कुछ न्यूज आ रही थी, जिसे देखकर वह पागलों की तरह हंसी जा रहा था और उसकी हंसने की आवाज वहां पर जितने भी मेट थे जो यह आवाज सुन रहे थे वह सभी कांप रहे थे। वह ज्यादा से ज्यादा हॉल से दूर ही बनाकर रखे हुए थे, क्योंकि वह आवाज उनके कान में सुनाई दे रही थी, पर उसका असर उनके पूरे शरीर पर हो रहा था, जो डर से कांप उठ रहा था, रोंगटे खड़े हो रहे थे उस आवाज को सुनकर। वही जेफ जो हाल में आया हुआ था, उस शख्स की आवाज सुनकर वह गहरी सांस लेता है, क्योंकि उसे इस सब की आदत से थी। वह उस शख्स के सामने फाइल आगे करके अपना सर नीचे झुकाकर वहीं पर खड़ा हो जाता है। वही वह शख्स उस फाइल को अपने हाथों में लिए अपने बालों को अपनी एक उंगलियों में लिए उसे गोल गोल घुमाने लगता है, क्योंकि उसके बाल कंधे तक आ रहे थे। उन बालों को वह अपनी उंगलियों में घुमाकर उस फाइल के एक एक पेज को आगे की ओर ले जा रहा था। जैसे इस पेज को आगे की ओर ले जा रहा था, वैसे वैसे उसके चेहरे पर एक खतरनाक से भी खतरनाक मुस्कुराहट आ रही थी। वही जेफ उस शख्स को देखकर अपने मन में ही, पता नहीं अब उस मासूम के साथ यह करने का वाला है। दिन ब दिन उस मासूम सी लड़की के लिए इसका जुनून बढ़ता ही जा रहा है।
आखिर यह करना क्या चाहता है उस लड़की के साथ? यही सब जेफ के दिमाग में चल रहा था। उसका दिमाग पूरी तरह से काम करना बंद हो चुका था। ना जाने क्यों उसे दुआ के लिए बहुत बुरा लग रहा था, क्योंकि उसने दुआ की फोटो देखी थी। उसमें साफ साफ दुआ की मासूम ने लिया कर और मासूम सा चेहरा दिख रहा था। कहीं ना कहीं उसके लिए उसे बहुत बुरा लग रहा था, पर वह कर भी तो क्या सकता था? उसके पास कोई ऑप्शन भी नहीं बचा था। वह जानता था अगर उसकी आवाज सुनती तो उसके साथ क्या होगा। तभी एक ठंडी आवाज सुनाई देती है उसके कानों में, जेफ। जेफ जो अपने मन ही मन उस सोच रहा था, वह जैसे ही उस शख्स के मुंह से अपना नाम सुनता है तो जल्दी से अपना सर हिलाकर, यस बॉस। वह शख्स गहरी मुस्कुराहट लिए उस फाइल को देखकर, गुड जॉब जेफ, तुमने काम तो बहुत अच्छा किया है, तो इसके बदले तुम्हें रिवॉर्ड तो मिलना चाहिए कि नहीं? जेफ रिवॉर्ड का नाम सुनकर एक पल के लिए हैरान हो जाता है, फिर अपना सर हम हिलाते हुए, यस बॉस। वह शख्स फाइल को टेबल पर रख कर मुस्कुराते हुए, बहुत दिन हो गए ना तुमने अपनी बहन का चेहरा नहीं देखा है। वह यही सिंगापुर में है, जाकर उससे मिलकर आओ, पर रात तक तुम मुझे यहीं पर चाहिए। कहते हुए वह एक बॉडीगार्ड्स की तरफ इशारा कर देता है। तभी उसे कुछ याद आ जाता है। वह जेफ की तरफ देखकर अपनी ठंडी आवाज में, मुझे कुछ भी करके तुम रात इस विला में चाहिए, क्योंकि तुम जानते हो ना कल का दिन बहुत बड़ा है और मैं नहीं चाहता कि कल के दिन में तुम मेरे साथ ना हो। कहते हैं वह शख्स अजीब तरह से मुस्कुराने लगता है और वहां से चला जाता है। वही जेफ जैसे ही अपनी बहन का जिक्र सुनता है तो उसके पैर पूरी तरह से सुन्न हो जाते हैं। उसके चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कुराहट आंखों में चमक आ जाती है। वह उस बॉडीगार्ड की तरफ देखता है जो उसे चलने का इशारा कर देता है, तो जेफ अपना सर हिलाकर उसके पीछे पीछे चला जाता है। वही वह शख्स अपने रूम में आकर कैनवस के सामने खड़ा हो जाता है। वह अपने हाथों में एक ब्रश लिए पेंटिंग करने लगता है। देखते देखते 2 घंटे हो जाते हैं। जैसे ही 2 घंटे पूरे होते हैं, उस शख्स का हाथ भी रुक जाता है। वह अपने ब्रश को नीचे रखकर बड़ी अजीब तरह से अपनी पेंटिंग को देखकर मुस्कुराने लगता है, क्योंकि सामने और किसी की नहीं बल्कि दुआ की तस्वीर बनाई हुई थी। उसकी वह नीली आंखें, उसके चेहरे पर जो मासूमियत, वह सब कुछ उस तस्वीर में दिख रहा था। वह शख्स दुआ की तस्वीर को अपनी गर्दन टेढ़ी करके बड़ी अजीब तरह से देखते हुए, जरा तस्वीर से तू निकल के बाहर आ मेरी डॉल फेस, तुझे अपने कैद में कैद करूं मेरी डॉल फेस। कहते हुए वह शख्स वही बेड पर बैठ जाता है। वह अपने दोनों हाथों को पीछे रखकर अपने एक के ऊपर दूसरे पैर को रखकर अपनी गर्दन टेढ़ी करके दुआ के तस्वीर को सिर्फ देख रहा है। वह शख्स की तस्वीर को देखते हुए, बस आज का दिन कल तुम मेरे सामने होगी डॉल फेस। तुम जानते नहीं कितना मैंने तुम्हें ढूंढने में अपना वक्त गवाए है, तो देखो मिली भी तुम उस गरुड़ा राणा की बाहों में जो मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद है। मैं अपनी चीजों के लिए कितना पॉसेसिव हूं यह तुम्हें अब पता चलेगा। गलती की सजा सिर्फ एक होती है और उस सजा में ही डिसाइड करता हूं। अब तुम यह सोचो कि तुम्हें कौन सी सजा में दूंगा। कहते कहते अपने बालों को अपनी उंगलियों में लेकर उसे गोलवी गोल घुमाते हुए बड़ी अजीब तरह से मुस्कुराते हुए दुआ को देख रहा था। इस समय कुछ कुछ तो गुनगुना रहा था, पर उसकी गुनगुनाने की आवाज इतनी खतरनाक थी, पूरे कमरे को एक अलग सा खतरनाक और महसूस हो रहा था। वही दूसरी तरफ राणा मिशन में इस समय नीलिमा जी बालकनी में खड़ी दुआ से बात कर रही थी। वह मुस्कुराते हुए दुआ से, कैसा है मेरा बच्चा, बहुत दिन हो गया, आप तो वहां पर आकर अपने मामा को भूल ही गए हो। वही दुआ जो बेड पर बैठी हुई थी, वह छोटा सा मुंह बनाकर, मम्मी कुछ भी क्यों बोलती हो, क्या आपको सच में लगता है कि आपकी दुआ आपको कभी भूल सकती है? इस पर नीलिमा जी अपना सरना में हिलाते हुए, बिल्कुल नहीं, मुझे पता है मेरी दुआ मुझे कभी नहीं भूल सकती। वैसे बेटा सब कुछ ठीक तो है, गुरु ने कुछ किया तो नहीं ना? दुआ नासमझी में आप ऐसा क्यों कह रही हैं? वह क्यों कुछ करेंगे, बल्कि हम तो उनके प्राइवेट आइलैंड पर आए हैं। आपको पता है यह एल्बम बहुत बहुत खूबसूरत है, हम ना नेक्स्ट टाइम जब आएंगे ना तो यहीं पर आएंगे पिकनिक के लिए।
दुआ की बात को सुनकर नीलिमा जी ना समझे में, क्या प्राइवेट आइलैंड, अब तुम कहाँ पर हो, कुछ पता है तुम्हें? यह सुनते ही दुआ को सोचते हुए, यह तो नहीं पता। बस इतना पता है कि इनका कोई प्राइवेट आइलैंड है, जो शायद समुंदर के बीचों बीच है। यह सुनते ही नीलिमा जी कुछ ज्यादा बात तो नहीं करती है। तभी वहां पर अभिजीत जी भी आ जाते हैं। वह भी दुआ से बात करने में लग जाते हैं, पर नीलिमा जी के चेहरे पर एक अलग सी परेशानी दिख रही थी। जब अभिजीत की बात होती है तो नीलिमा जी अभिजीत की तरफ देखकर, क्या गुरु ने कोई आइलैंड खरीदा है क्या? यह सुनते ही अभिजीत अपना सरना में हिलाते हुए, पता नहीं, मुझे इस बारे में कुछ पता नहीं है, पर तुम क्यों ऐसे सवाल पूछ रही हो? इस पर नीलिमा जी सामने देखते हुए, दुआ से बात की थी तो उसने मुझे कहा कि वह प्राइवेट आइलैंड पर है, पर अभी तक गुरु ने इस बारे में घर पर कैसे नहीं बात। यह सुनते ही भी अभिजीत नीलिमा को पीछे से गले लगाकर उसके कंधे पर अपनी चिन को रख देता है। वह गहरी सांस लेकर मुस्कुराते हुए, शायद उसने आइलैंड ले लिया होगा और बताया नहीं होगा, लगता है वह प्रिंसेस को सरप्राइज देने वाला था। इसी वजह से उसने घर पर किसी से बात नहीं की हो कि तुम इतने परेशान क्यों हो रही हो। इस पर नीलिमा जी कुछ नहीं कहती हैं। वह बस सामने देखने लगती। तभी अभिजीत कुछ सोचते हुए, क्यों ना आज हम दोनों डिनर पर चले? वैसे भी बहुत दिन हो गए हमने एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड नहीं किया है, क्या कहती हो? इस पर नीलिमा जी अपना सर हाँ में हिला देती है। वही अभिजीत जी भी वहां से चले जाते हैं। नीलिमा कुछ सोचकर वहीं पर सोफे पर बैठ जाती है। वह सामने आसमान को देख रहे थे। इस समय शाम होने को आई थी। सूरज डूबने को आया हुआ था, जिसे देखकर नीलिमा जी अपनी आंखें बंद करके गहरी सांस लेती हैं और अपनी जगह से खड़ी होकर रूम के अंदर चली जाती है। वही कैफेटेरिया के बाहर ईशा अपने हाथों में बुक्स लिए खड़ी थी। तभी उसका कॉल आ जाता है। वह कॉल अटेंड करते हुए चल रही थी। तभी वह सामने आने वाले शख्स पर ध्यान नहीं देती, जिसकी वजह से वह टकरा जाती हैं। उसके हाथों की बुक्स के साथ वह खुद भी गिर जाती हैं। गिरने की वजह से उसके हाथों पर हल्की हल्की चोट आ जाती है, जिसे देखकर वह बुरा सा मुंह बनाने लगती है। और जैसे ही वह सामने देखती है तो सामने करें एक लड़का जो दिखने में बेहद हैंडसम था, वह सिर्फ ईशा को देख रहा था। उसे देखकर ईशा छोटे बच्चों की तरह चिल्लाते हुए, सच में तुम्हारी आंखें अंधी हो चुकी है? सामने इतनी लड़की आते हुए दिख रही है, फिर भी तुम्हें धक्का मरने की जरूरत थी? साइड में नहीं हो सकते थे? तुम्हारी वजह से देखो मुझे कितनी चोट लगी है। लड़का जो ईशा को देख रहा था वह मजाक वाली हंसी के साथ, आर यू किडिंग? तुम खुद देखकर नहीं चल रही हो और सारा ब्लेम मुझ पर लगा रही हूं। मिस, जरा मोबाइल को साइड में रख करो, सामने वाले पर ध्यान देना चाहिए। वैसे अगर तुमने जो कहा वह तुम पर परफेक्टली फिट हो जाता है, क्योंकि तुम्हारी आंखें होकर भी तुम अंधी हो चुकी हो। यह सुनते ही ईशा को बहुत गुस्सा आ जाता है। वह अपनी किताबों को जल्दी से अपने हाथों में ली है। अपनी आंखें छोटी करके एक उंगली उसे दिखाकर, ओए लंगूर के शक्ल के अंधे, अपना मुंह बंद कर। कब से तुम्हारी बकवास सुनने जा रही हूं। और वैसे भी गलती अगर मेरी भी थी तो तुम्हारी भी उतनी ही थी। तुम देखकर नहीं छोड़ सकते थे? क्यों इतने बड़े बड़े चश्मे लगाने की जरूरत थी? किस पर वह लड़का कुछ कह पाता, तभी पीछे से एक ठंडी आवाज आ जाती है, किटी। ईशा जैसे ही पीछे मुड़कर देखती है तो तरुण की ठंडी आंखों से उसकी गहरी काली आंखें जुड़ जाती हैं। एक पल के लिए तो तरुण को देखकर उसे डर लगता है। वही तरुण बस अपनी ठंडी आंखों से उन दोनों को देख रहा था। वह जब कैफेटेरिया में आया था तो वह सामने का नजारा देखकर पूरी तरह से एक गुस्से में आग बबूला होने लगता है। वह किसी और को ईशा के इतने पास देखना उसे बिल्कुल भी मंजूर नहीं था, जिसकी वजह से वह गुस्से में यहां पर आ जाता है। वही वह लड़का जैसे ही तरुण को देखता है तो कुछ सोचकर उसे गौर से देखते हुए मुस्कुराकर, क्या बात है आज तरुण राणा, मुझे मिल गया, मुझे लगा नहीं था कि तुम यहां पर होंगे।
यह सुनते ही तरुण जैसे ही उस लड़के को देखता है तो उसके चेहरे पर तंज भरी मुस्कुराहट आ जाती है। वह ईशा के कमर पर हाथ रखकर उसके अपने बेहद नजदीक करके अपने दूसरे हाथ को अपने पॉकेट में डाले। मुझे भी लगा नहीं था कि तुम मुझे मेरी होने वाली वाइफी से बदतमीजी करते हुए नजर आओगे। होने वाली वाइफी सुन वह लड़का ईशा को बड़ी अजीब नजरों से देखते हुए, मुझे लगा नहीं था कि तरुण राणा कभी शादी करेगा। इनफैक्ट मुझे यह भी नहीं लगाया था कि राणा परिवार का कोई लड़का शादी करेगा। उन्हें तो लड़कियों से इतनी नफरत है, तो फिर शादी हैरानी वाली बात है। यह सुनते ही तरुण उस लड़के को ताना मारते हुए, हर कोई तुम्हारी तरह नहीं होता है ना अमर। हम राणा परिवार के शेर हैं। जिन्हें अपनी शेरनी मिली तो वह पूरी जिंदगी उसी के साथ रहते हैं। कुत्तों कब से शेरों की बराबरी करने लगे मुझे समझ नहीं आ रहा। क्या यह तुम मुझे समझाओगे? अमर जो तरुण के मुंह से अपनी बेइज्जती सुनता है तो उसका पूरा चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है। एक नजर ईशा को देखता है जो बड़ी हैरानी से उसी ही देख रही थी, फिर वहां से चला जाता है। वही ईशा जो वही खड़ी है, सब देख रही थी। वह इतना तो समझ चुकी थी कि होना हो तरुण अमर को अच्छी तरह से जानता है, इसी वजह से वह उसकी इतनी इज्जत के साथ बेइज्जती कर रहा था। वह ईशा तरुण की तरफ देखती है जो उसे अपनी आंखें छोटी करके देख रहा है। वह कुछ सोचते हुए अपनी आंखें बड़ी बड़ी करके मुस्कुराते हुए, तुम इतनी इज्जत के साथ किसी की बेइज्जती कैसे कर सकते हो? तरुण ईशा की बात को सुनकर उसका हाथ जो उसकी कमर पर था वह उसकी कमर को अपनी ओर खींचकर उसके चेहरे के बेहद नजदीक, पहले यह मुझे बताओ कि रास्ते पर चलते हुए तुम्हारी नज़र मोबाइल पर कैसे हो सकती है? यह तो अच्छा था कि तुम कैफेटेरिया के सामने खड़ी थी। गलती से तुम रास्ते के सामने खड़ी हो जाती तो किटी। कहते कहते तरुण अपनी गुस्से भरी गर्म सांसें ईशा के चेहरे पर छोड़ देता है, जिससे ईशा के चेहरे पर डर साफ साफ दिखने लगता है। वह अपना चेहरा नीचे कर लेती है तो तरुण उसकी चेन को पकड़कर उसकी गहरी लाली आंखों में, सजा तो तुम्हें मिलेगी ना इसकी, तुम्हें पता है कि तुम मेरे लिए क्या हो, पर फिर भी अपनी मन की करती हूं। और जो चीज मुझे बिल्कुल पसंद नहीं हो वही चीज तुम्हें बार बार करती हूं। तुम जानती हो अगर मैं थोड़ी भी देर लेट आता तो क्या होता? कहते हुए तरुण का गुस्सा सेकंड बाय सेकंड बढ़ने लगता है। वही तरुण की बातों को सुनकर ईशा ना समझी, मैं कुछ समझी नहीं, आखिर क्या होता मेरे साथ? इस बात का जवाब तरुण बिल्कुल भी नहीं देता है। वह उसके हाथ को पकड़कर कार की ओर ले जाता है। कार में उसे बेटा कर खुद ड्राइविंग सीट पर बैठ जाता है और कार स्टार्ट करके वहां से ले जाता है। वहीं दूसरी ओर खड़ा अमर यह सब देख रहा था। उसके हाथों में समय सिगरेट मौजूद थी। वह अपनी जलती हुई आंखों से तरुण को देख रहा था। वह अजीब तरह से मुस्कुराते हुए, तरुण राणा गलती कर दी किसी मासूम को अपना दिल देने की, अब सजा तो तुम्हें मिलेगी ना, अब होगी तुम्हारी बर्बादी की शुरुआत। कुछ ऐसा असर मैं तुम्हारी चीज पर छोड़ने वाला हूं कि तुम मुझसे हार जाओगे और बार बार उस चीज से नफरत करते रहोगे। कहते हुए अमर अपनी सिगरेट को अपने जूते की नीचे फेंककर उसे मसलने लगता है और वहां से अपनी बाइक के साथ चला जाता है। वहीं दूसरी ओर कार में ईशा पूरी तरह से डर चुकी थी, क्योंकि तरुण ने इतनी हाई स्पीड में कार चला रहा था कि जिससे ईशा की दिल की धड़कनें बढ़ रही थी। वो भगवान से यही दुआ कर रहे थे कि तरुण अपनी कार की स्पीड थोड़ी कम कर दे। तरुण है कि जिसका गुस्सा सेकंड बाय सेकंड बढ़ी जा रहा था। ईशा को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर तरुण इतना क्यों गुस्से में है, क्योंकि वह साफ साफ तरुण की हाथों की नसें देख सकती थी जो स्टीयरिंग व्हील पर कस चुकी थी। उसका लाल हुआ चेहरा देखकर खुद को समझने लगती है। सीट बेल्ट को कस के पकड़कर वह बाहर की ओर देखने लगती है। तभी वह बाहर की ओर देखते हुए यह महसूस करती है कि यह रास्ता तो जंगल की तरफ जाता है। एक पल के लिए तो ईशा डर जाती है, पर दूसरे ही पल खुद को शांत करके वह वैसे ही बैठ जाती है, क्योंकि पता था अगर वह तो उनसे इस बारे में बात करेगी तो तरुण जरूर उससे डालेगा। करीब 1 घंटे बाद कर रुक जाती है। ईशा जिसने अपनी आंखें बंद की हुई थी अपनी आंखें खोलकर सामने देखने लगती है तो सामने उसे एक लकड़ी का घर नजर आता है।
जिसे देखकर वह एक पल के लिए हैरान हो जाती है, क्योंकि वह घर बेहद खूबसूरती से बनाया हुआ था और ऊंचाइयों पर बनाए हुआ था, जिससे वह और भी खूबसूरत लग रहा था। ईशा एक नज़र तरुण को देती है, जो उसी को ही देख रहा है। तरुण गहरी सांस लेकर कार का दरवाज़ा खोल देता है और ईशा की तरफ बढ़ जाता है। ईशा के साइड का दरवाज़ा खोलकर उसे अपने साथ उस घर की तरफ ले जाने लगता है। ईशा अपना सर नीचे जो तरुण के पीछे पीछे जा रहे थे। तभी तरुण उस दरवाजे को खोल देता है। उस दरवाजे पर कोई लॉक नहीं लगाया हुआ था, बल्कि एक सिंपल सा दरवाज़ा लगा हुआ था, जो तरुण के हाथ लगाने से ही खुल जाता था। ईशा उस घर के अंदर अपना पैर रखते हैं तो अपनी आंखें हैरानी से बड़ी बड़ी कर लेती, क्योंकि हर तरफ लकड़ियों से सब कुछ बना हुआ था। वह सामने पेड़ जैसे सीढ़ियों को देखती है तो और भी हैरान हो जाती है, क्योंकि वह घर पेड़ से जोड़कर बनाया हुआ था, जिससे कि उस पेड़ के अंदर से सीढ़ियां मौजूद थी और ऊपर एक बड़ा सा कमरा हो। यही सोचकर ईशा की आंखों में एक्साइटमेंट थी, तो वही तरुण की आंखों में तो गुस्सा ही भरा हुआ था। तभी तरुण ईशा को अपनी गोद में उठा लेता है, जिससे ईशा हड़बड़ाकर तरुण की तरफ देखने लगती है। उसके दोनों हाथ और उनकी गर्दन पर थे। वही तरुण उस पेड़ से बने हुए सीढ़ियों से ईशा अपने साथ ले जाता है। वह उसे ऊपर की ओर ले जाता है। जैसे ही वह दोनों सेकंड फ्लोर पर आते हैं तो ईशा की हैरानी का कोई ठिकाना ही नहीं रहता। वहां पर हर एक चीज का खूबसूरती से बनाई गई थी कि ईशा को ऐसा लग ही नहीं रहा था कि वह सच में जंगल में आई है। एक ऐसे जंगल में जहां पर उसने सुना था कि लोग एक बार जाने के बाद वापस नहीं आते हैं, और यहाँ तो तरुण ने अपना एक होम बना दिया। तरुण ईशा को बेड पर लेटाकर खुद उसके ऊपर आ जाता है, जिससे देखकर ईशा अपनी लड़खड़ाकी आवाज में, तरुण तरुण तुम यह सब क्या कर रहे हो? देखो, ईशा के गले से तुम्हारा आवाज ही नहीं आ रही थी। तभी तरुण अपने शर्ट को निकालकर ईशा के ऊपर आ जाता है, जिससे ईशा अपनी आंखें डर से बंद कर देती है। तभी उसकी गर्दन में उससे बहुत ही पहन महसूस होने लगता है। उसके हाथ तरुण की पीठ पर चले जाते हैं और उसकी पीठ को कस के पकड़ लेती है, जिसकी वजह से उसके नाखून पर उनके पीठ के अंदर धंस जाते हैं। वही तरुण ईशा की गर्दन पर अपने होठ को पहले लाता है, फिर कुछ सोचकर वहां पर बाइट करता है, जिससे ईशा की आंखों से आंसू आने लगते हैं। पर तब वहीं पर नहीं रुकता कि टी शर्ट को ही निकाल देता है, जिससे ईशा डर से कांपने लगती है। वह रोकना तो चाहती थी, पर तरुण ने उसके दोनों हाथों को पकड़ लिया था। तभी उसके कान में तरुण की ठंडी आवाज सुनाई देती है, किटी तुम मुझे गुस्सा दिलाती हूँ, जिसे तुम हैंडल नहीं कर पा रही हूँ। मैंने कितनी बार कहा है लड़कों से दूर रहो और लापरवाही कम करो, पर मेरी किटी को तो अपनी मनमानी ही करनी है। कहते हुए तरुण ईशा की गर्दन पर वाइट करने लगता है, जिससे ईशा अपनी आंखें कस के बंद करके अपने लोअर लिप को अपने टीथ में दबाए अपनी आवाज रोकने की कोशिश करने लगती है। वही तरुण अपनी गर्दन पर कुछ गरम गरम महसूस करता है, तो एक गहरी सांस लेकर अपनी आंखें बंद करके अपनी टंग को निकालकर पहले जहां पर उसने बैठ गया था वहां पर लिक करने लगता है। फिर ईशा के आंसुओं को धीरे धीरे अपनी मुंह के अंदर लेकर अपनी गर्म सांसें उसके चेहरे पर छोड़ने लगता है। तभी ईशा अपनी आंखें खोलकर अपनी भरी हुई आंखों से बड़ी छोटे बच्चों की तरह मासूम आवाज में, सच में उसे नहीं जानती थी। वह ना मुझसे टकरा गया तो मैंने सिर्फ उससे बात की थी, बाकी मैं कुछ नहीं कर रही थी। मैं मानती हूँ गलती मेरी थी, पर मैं सॉरी तो बोल रही हूँ ना। कहते कहते ही 7 छोटे बच्चों की तरह तरुण के कंधे में अपना चेहरा छुपाए रोने लगती है। वही उसके रोने से तरुण आप शांत हो चुका था। उसका गुस्सा शांत हो चुका था, पर वह कुछ सोच रहा था। वह गहरी सांस लेकर उसके बालों को सहलाने लगता है। वह ईशा को अपने ऊपर करके उसके बालों को सहलाने लगता है। वह जानता था उसने गुस्से में कुछ ज्यादा ही ईशा को दर्द पहुंचाया है। तरुण ईशा के बालों को प्यार से सहला रहा था। वही ईशा भी अब रोना छोड़कर सकने लगी थी।
वह तरुण की गर्दन में अपने चेहरे को रब करने लगती है, जिससे तरुण एक गहरी सांस लेने लगता है। वह ईशा के चेहरे को अपनी तरफ करके उसके दोनों गालों को अपने दोनों हाथों में लेकर, अब मैंने अपनी किटी को बाइट किया है, तो आप मेरी किटी का भी हक बनता है कि वह भी अपना बदला पूरा करें। मैंने सुना है कि बिल्लियां अपना बदला पूरा करती है चाहे कुछ भी हो जाए। तरुण की बात पर ईशा अपना दर्द छोड़कर अपनी आंखें छोटी करके, तुम मुझे हमेशा बिल्ली क्यों बुलाते हो? मेरे पास तो बिल्ली की तेरा कुछ नहीं है, फिर भी मुझे बिल्ली कहते हो। इस पर तरुण ईशा के नोज को अपनी उंगलियों से पकड़कर, तुम्हारा यह नोज मुझे किसी जंगली बिल्ली से कम नहीं लगता, उसी की तरह दिखता है। और तुम्हारा यह गुस्से में लाल होना, अब बताओ क्या तुम सच में जंगली बिल्ली की तरह नहीं हो? तरुण की बात सुनकर ईशा गुस्सा हो जाती है। वह कुछ भी सुन सकती थी पर अपने नोज के बारे में बिल्कुल भी बुरे कमेंट नहीं सुन सकती थी, जिससे ईशा गुस्सा हो जाती है और बिना देर किए तो रूम के सीने पर अपने छोटे छोटे बिल्ली जैसे दांतों को गड़ने आने लगती है। वही तरुण के चेहरे पर बड़ी सी मुस्कुराहट थी, जैसे उसका यह सब सोचा समझा प्लानिंग था। वह जानता था कि ईशा सब कुछ सुन सकती है, पर अपनी नाक के बारे में बिल्कुल भी नहीं सुन सकती है। और इसी तरह उसने फायदा उठाया। ईशा के छोटे छोटे दाग तो तरुण के सीने में लग तो रहे थे, फिर से दर्द नहीं हो रहा था बल्कि उसे तो और भी एक्साइटमेंट कर रहा था। अब उसकी पूरी बॉडी कांपने लगती है। उसके लिए हुए डिसीजन पर उसे बहुत गुस्सा आने लगता है कि क्यों उसने ऐसा डिसीजन लिया। वह अपनी आंखें बंद कर कर अपने दोनों हाथ अपने सर के पीछे करके उनकी मुठिया बना देता है, क्योंकि जैसे जैसे ईशा नीचे की ओर जा रही थी, मतलब उसके एब्स की तरफ, जिससे तरुण की पूरी सांसें अब तेज होने लगी थी क्योंकि वह अजीब सा महसूस करने लगा था। अपने अंदर की गर्मी को अच्छे से महसूस करता रहा था। वही ईशा तेज बात से अनजान है कि वह सोए हुए शेर को जगा रही है। वह तो अपना गुस्सा निकाल रही थी, पर अब कुछ वक्त बाद उसका ही गुस्सा उसी पर ही उतरने वाला है था। तरुण को जब यह सब नहीं सहा जाता है तो वह ईशा के बालों को पकड़कर उसके चेहरे को अपनी ओर करके बिना देर किए उसके होंठों पर अपने होंठ रख देता है और उसे किस करना स्टार्ट कर देता है। पहले तो ईशा हैरान हो जाती है, पर बाद में वह भी तरुण को किस करने लगती है। पर यह जेंटल से ज्यादा हर एक सेकंड में एग्रेसिव बनती जा रही थी, जिससे ईशा अपनी आंखें कस के बंद कर लेते हैं और अपने दोनों हाथ और उनके बालों में ले जाते हैं और उसके बालों को कस के मुट्ठी में भर लेती है। वही तरुण ईशा को अपने नीचे कर लेता है और खुद उसके ऊपर आ जाता है। वह से बेड पर लेटाकर उसके होठों को छोड़ देता है क्योंकि ईशा को सांस लेने में दिक्कत हो रही थी। कुछ ही देर बाद वह उसके ऊपर ही लेट जाता है। उसने अपनी लिमिट क्रॉस नहीं की थी, बस खुद को शांत करने की कोशिश कर रहा था, जो उससे हो नहीं पा रहा था। जब ईशा के ऊपर लेट हो जाता है और उसे अपने अंदर की गर्मी कम हुई नहीं महसूस होती है, तो बिना देर किए खड़ा होकर वहां वॉशरूम की तरह बढ़ जाता है। वही ईशा सिर्फ गहरी गहरी सांसें लिए अपनी आंखें बंद किए हुए थे। वही दूसरी तरफ आइलैंड में रात हो चुकी थी। दोनों में ही डिनर कंप्लीट कर लिया था। दोनों ही इस समय बीच पर थे। वही दुआ सामने आते हुए चेहरे को देखकर गुरु के कंधे पर अपना सर रख कर छोटे बच्चों की तरह मुंह बनाते हुए, हमारे तब से यहीं पर है, मुझे अब स्विट्जरलैंड घूमना है, कल क्यों ना हम सिटी में चले। गुरु दुआ की बात सुनकर वही रेत पर बैठ जाता है और दुआ को अपनी गोद में बैठाकर उसके बालों को सहलाते हुए, यस चेरी, अब मैं भी यही सोच रहा था कि क्यों ना हम सिटी में चले, बहुत दिन हो गए यहाँ पर आए, अब तुम्हें सिटी में घूमना चाहिए कि नहीं। गुरु की बात सुनकर दुआ के चेहरे पर बड़ी सी मुस्कुराहट लिए, क्या सच में हम लोग कर सिटी में चलेंगे? आपको पता है मुझे बहुत सारी जगह घूम नहीं है और फिर ना हम यहीं पर आएंगे जाने से पहले, क्या कहते हैं? दुआ की बात सुनकर गुरु सामने आती हुई लहरें को देखकर बिना किसी एक्सप्रेशन के साथ यस पर यह नहीं कह सकता कि कब आएंगे। गुरु के जब से बात सुनकर दुआ ना समझे में कब आएंगे मतलब मैं कुछ समझी नहीं।
वैसे भी हम लोग जब इंडिया जाएंगे ना उसे एक दिन पहले तो यहाँ पर आ ही सकते हैं ना। अभी हमें इंडिया जाने के लिए पूरे 5 दिन बाकी है। दुआ की इस बात पर गुरु सिर्फ दुआ को देखने लगता है। कुछ सोचकर दुआ के बालों को उसके कान के पीछे करके उसकी चिन को अपने हाथों में पकड़े उसे ऊपर की ओर कर देता है और बिना देर किए उसके होठों पर अपने होंठ रखकर उसे किस करने लगता है। इतनी जल्दी यह सब हुआ कि दुआ को कुछ भी समझने का मौका ही नहीं मिला। पर जैसे ही दुआ को गुरु के ठंडे लिप्स उसे अपने लिप्स पर महसूस होने लगते हैं तो वह भी उस्वी के साथ उसका साथ देने लगती है। वही गुरु दुआ को रेत पर लेटाकर खुद उसके ऊपर आ जाता है। अंधेरा होने की वजह से, पानी की लहरें आने की वजह से और ऊपर चांद के होने की वजह से वहां का माहौल बेहद खूबसूरत लग रहा था। हर तरफ शांति, लहरों की आवाजें और रेत पर यह दोनों। गुरु दुआ के चेहरे की तरफ देखता है। चांद की रोशनी में उसकी नीली आंखें और भी खूबसूरत लग रही थी। उससे वह अपनी आंखें बंद करके बिना देर किए दुआ के गर्दन पर अपने होंठ रख देता है और उसे किस करने लगता है की तरफ बढ़ जाता है। देखते देखते दोनों ही अपने कपड़े निकालने लगते हैं। गुरु ने दुआ के सारे कपड़े निकाले हुए थे और उसे अपनी ओर खींच लिया था, जिससे दुआ उसे के पूरे सीने पर किस करने लगती है। वही यह महसूस कर गुरु अपनी आंखें बंद कर लेता है। दुआ धीरे धीरे गुरु के एब्स पर चली जाती है। वह उन्हें देखकर उन्हें अपने हाथों से सहलाने लगती हैं, साथ ही साथ अपने नाजुक होठों को भी वहां पर रख देती है, जिससे गुरु एक गहरी सांस लेता है। वह उसके गर्दन को पकड़कर अपनी ओर खींच लेता है और बिना देर किए उसके अंदर एंटर हो जाता है, जिससे दुआ के मुंह से हल्की सी आह निकल जाती है। पर उसे यह सब अच्छा लग रहा था, उसे एक प्लेजर फील हो रहा था। वह गुरु के चेहरे को देखती है, जो पसीने में भीग चुका था। वह उसके चेहरे को अपने दोनों हाथों में पकड़कर उसे किस करने लगती है। वही गुरु भी उसे पैशनेट के साथ किस करने लगता है। दुआ की आवाज है वहां की शांति को भंग कर रहा था। उन लहरों के बीच उसकी आवाज एक मधुर संगीत की तरह बज रही थी। करीब 3 घंटे बाद गुरु दुआ को अपनी ओर कर लेता है और वैसे ही उसे के चेहरे को अपने सीने से लगा लेता है। इस समय दुआ भी बहुत थक चुकी थी, वह भी अपनी आंखें बंद कर लेती है। देखते देखते थकान की वजह से उसे नींद भी आ जाती है। वही गुरु अपना एक हाथ अपने सर के पीछे करके सामने चांद को देखने लगता है। इस समय उसकी आंखें बेहद शांत मगर एक अलग ही ठंडा पर उसकी आंखों में दिख रहा है। वह गौर से उस चांद को देख रहा था, फिर दुआ को देखता है, जो चांद की रोशनी में बेहद खूबसूरत दिख रही थी। दोनों ही बेदाग थे। दोनों में ही एक अलग सी चमकती। जहां चांद दुनिया को रोशन करता था, तो वहीं दुआ गुरु के अंधेरे में रोशनी बनकर आई हुई है। जब दुआ को ठंड लगने शुरू होती है तो गुरु उसे कपड़े पहनाकर खुद भी कपड़े पहनकर उसे हल्के से अपनी गोद में उठाए विला की तरफ बढ़ जाता है। विला में आकर वह उसे बेड पर अच्छे से सुला देता है। जो रेत दुआ के कपड़ों पर लगी हुई थी उसे वह गीले कपड़े से निकाल देता है, जिससे दुआ आराम के साथ सो जाती है। जिसे देख उसने अपने हाथों में सिगरेट को पकड़ी थी, जिसे वह बड़ी अजीब तरह से देख रहा था और सामने दुआ थी। गुरु गहरी सांस लेकर उसको जला देता है और उसके कश लेने लगता है। यह पहली बार था जब दुआ के होठों को छूने के बाद गुरु ने अपने हाथों में सिगरेट पकड़ी हुई थी। गुरु सिगरेट के कश लेने में लग जाता है। जब दुआ खास नह लगती है तो गुरु वैसे ही गुरु बालकनी में आ जाता है। बालकनी में आकर वहीं सोफे पर बैठ जाता है और सिगरेट के कश लेने लगता है। हर एक सेकंड वह कश लेते ही जा रहा था। उसके चेहरा हर एक सेकंड बस सेकंड ठंडा होते जा रहा था। इस समय उसने सिर्फ लोअर पहनी हुई थी। वह की ठंडी हवाएं उसकी अपर बॉडी को छू रही थी, पर इससे उसे बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता था, बल्कि उसके चेहरे पर एक अलग सा ठंडापन नजर आ रहा था। ऐसे ही कुछ देर रहने के बाद खोलो पूरी 4 सिगरेट को खत्म कर देता है। फिर गहरी सांस लेकर रूम के अंदर चला जाता है।
रूम में आता है तो देखता है दुआ बेफिक्री के साथ सो रही है। उसे सुकून के साथ सोते हुए देखकर गुरु की आंखें पूरी तरह से सर्द हो जाती हैं। वह बेड पर आकर दुआ को अपने ऊपर लेटा देता है और उसके बालों को सहलाने लगता है। कुछ देर बाद उसे भी नींद आ जाती है और वह भी गहरी नींद में चला जाता है। सुबह का वक्त आइलैंड। जब दुआ की आंखें खोलती है तो सामने उसे अम्ब आंखें देखती है। वह नींद भरी आंखों से गुरु के चेहरे को पकड़कर उसके गालों को अपने दोनों हाथों में पकड़कर छोटे बच्चों की तरह उसे लाते हुए मुंह बनाकर, आपको पता है आपकी यह अम्ब आय पहले ना मुझे बहुत डर आती थी, पर अब ना मुझे इससे डर नहीं लगता बल्कि मुझे बहुत प्यारी लगती है। मुझे समझ नहीं आता आपके पास ये आंखें कैसे आ गई। मतलब क्या पापा या मम्मी के पास ही है यह आंखें थी जो आपके पास आ गई? दुआ के इस सवाल को सुनकर गुरु दुआ के ऊपर आ जाता है। वह उसकी गहरी नीली आंखों में देखकर अपना सर हिलाते, यस चेरी, यह मुझे रियासत में मिली है। यह सुनते ही दुआ सोचते हुए अपनी आंखें बड़ी बड़ी करके, मतलब पापा की आंख ऐसी होंगी ना, तो मम्मी की कैसी थी? गुरु कुछ सोचकर बिना किसी एक्सप्रेशन के साथ, आइस ब्लू आइज। गुरु का जवाब सुनकर दो अपनी आंखें हैरानी से बड़ी बड़ी करके अपना मुंह खोले, क्या यह आंखें तो बहुत कम लोगों की होती हैं, सच में मम्मा बहुत खूबसूरत दिखती होगी ना? कहते कहते दुआ हैरानी से गुरु की तरफ देख रही थी। वहीं गुरु सिर्फ दुआ का चेहरा देख रहा था। वह उसके हैरान हुए चेहरे को देखकर एक गहरी सांस लेता है, फिर उसके लोअर लिप को सक करके खड़े हो जाता है। वह कमरे के बाहर जाते हुए, चेरी जल्दी से तैयार हो जाओ, आज हमें सिटी के लिए निकलना है। सिटी का नाम सुनकर दुआ जल्दी से बेड से खड़ी होकर वॉशरूम की तरह बढ़ जाती है। वही गुरु जिम रूम में आ चुका था। वह पुशअप कर रहा था। इस समय उसकी पूरी बॉडी पसीने में लथपथ थी। इस समय उसके चेहरे हद से ज्यादा सर्द हो चुका है। साथ ही साथ उसके चेहरे पर गुस्सा साफ साफ दिख रहा था। तभी उसके साइड में रखा उसका मोबाइल वाइब्रेट करने लगता है, जिसकी आवाज सुनकर वह उस मोबाइल को स्पीकर पर रखकर पुशअप करते हुए, बोलो भूरा। भूरा अपनी शांत आवाज में, ऑफिस में कुछ प्रॉब्लम्स आ रहे हैं बॉस, और साथ ही साथ V.I.P में भी कुछ प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। हमें जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी रशिया के लिए निकलना होगा। भूरा की पूरी बात सुनने के बाद गुरु रुक जाता है। वह वैसे ही मोबाइल को स्पीकर पर रखकर एक गहरी सांस लेकर, पता करो कि आखिर V.I.P से दुश्मनी कौन कर रहा है, और याद रहे हमारे ड्रग सप्लाई में कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। भूरा कुछ सोचते हुए, हमारा लॉट तो सप्लाई हो चुका है, पर आधे से ज्यादा ड्रग हमने छुपा कर रखे हैं, क्योंकि अभी तक हम जितने भी ड्रग्स सप्लाई कर चुके हैं उसमें CBI का हाथ है। पर हमारे बॉडीगार्ड कितने स्किलेट है कि उन्हें ड्रग्स मिला नहीं। भूरा की बात पर गुरु जोर जोर से हंसते हुए, भूरा मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि लोगों में शायद से V.I.P का डर खत्म होने लगा है। तुम्हें नहीं रखता इस डर को और बढ़ाना चाहिए। सबको पता होना चाहिए कि आखिर हु इज V.I.P। इतना कहकर गुरु कॉल कट कर देता है और जिम से बने वॉशरूम की तरफ चला जाता है। वही बाहर खड़ी दुआ सिर्फ अपनी जगह पर ही खड़ी हो जाती है। उसके पैरों तले जमीन खिसक चुकी थी। उसके आंखों से आंसू बह जा रहे थे जिसे वह रोकने की कोशिश कर रही थी। वह जल्दी से अपने कमरे की तरफ बढ़ जाती है। दुआ जो गुरु से मिलने आई थी, पर गुरु की बातें सुनकर वो अपनी जगह पर ही खड़ी हो जाती है। उसने उसकी पूरी बात सुन ली थी, जिसकी वजह से उसकी पूरी हालत खराब हो चुकी थी। दुआ कमरे में आकर फूट फूट कर रोते हुए, आखिर यह मुझसे झूठ कैसे कह सकते हैं? मतलब मैं जो सोच रही थी वह सच था, यही V.I.P है। आखिर इन्होंने मुझसे इतना बड़ा सच कैसे छुपाया? यही सोचकर दुआ रोने लग जाती है। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे, क्या बोले, क्या गुरु से क्या पूछे। अगर उसने पूछा भी तो गुरु क्या जवाब देगा उसे? वह जानते थी कि अगर गुरु को पता चला कि उसके बारे में उसे पता चला है तो पक्का कुछ ऐसा करेगा जो दुआ के लिए बिल्कुल भी सही नहीं होगा।
इसी वजह से दुआ बस शांत रह जाती है। दुआ खुद को जैसे तैसे शांत करके वॉशरूम में चली जाती है। वह मिरर के सामने खड़ी होकर अपने आंसुओं को रोकने की कोशिश करते हुए, मुझे ना मम्मा से इस बारे में बात कर लेनी चाहिए। वह मेरी मदद जरूर कर लेगी। मैं अब इनके साथ बिल्कुल भी नहीं रह सकती। और यह जानकर कि यह इतने बड़े क्रिमिनल है, तो मैं बिल्कुल भी इनके साथ नहीं रह सकती। कहते कहते दुआ रोने लगती है। उसके दिल में दर्द सा होने लगता है और उसके मन में बहुत सारे सवाल चलने लगते हैं। वह खुद को अच्छे से फ्रेश करने के बाथरूम में आती है। रूम में आने के बाद वह देखती है कि गुरु किसी से बात करते हुए रूम में आ रहा है, तो अपना सर नीचे करके बैठ जाती है, क्योंकि उससे गुरु को अपना लाल हुआ चेहरा नहीं दिखाना था। अगर उसने उसका चेहरा देखा तो समझ जाएगा कि दुआ रो रही है। वही गुरु दुआ पर ज्यादा ध्यान ना देकर अपने मोबाइल को सोफे पर बैठकर वहां से बाथरूम की तरफ बढ़ जाता है। वॉशरूम में आकर शावर के नीचे खड़ा हो खुद को फ्रेश करने में लग जाता है। वही दुआ कपड़े पहनने लगती है। वह खुद को जैसे तैसे करके नॉर्मल दिखाने की कोशिश कर रही थी। इस बीच दोनों ही जेट में बैठ जाते हैं। दुआ ने एक बार भी गुरु से बात नहीं की थी। वही गुरु अपने काम में था, जिसकी वजह से उसने भी इस पर ध्यान नहीं दिया था। दुआ सिर्फ बाहर देख रही थी और उसके मन में बहुत सारे सवाल चल रहे थे। वही देखते देखते हो दोनों सिटी में आ जाते हैं। सिटी में आने के बाद गुरु दुआ को होटल में ले जाता है। होटल में लाकर दोनों ही फ्रेश होने के बाद दुआ को गुरु बर्ड पैराडाइज की तरफ ले जाता है, जहां पर उसे बहुत सारी बर्ड देखने को मिलते हैं। दुआ वह पर जाने के बाद थोड़ी सी खुश होने लगी थी। उसके चेहरे पर जो उदासी थी वह वहां पर थोड़ी सी निकल चुकी थी। वही गुरु भी दुआ को अपने साथ ले जाकर बहुत सारे बर्ड को अपने हाथों में लिए दुआ के हाथों में रख रहा था, जिससे दुआ को और भी ज्यादा मजा आ रहा था। दुआ ऐसे ही बर्ड के साथ खेल रही थी। तभी गुरु को किसी का कॉल आ जाता है, तो वह दुआ से थोड़ा दूर होकर बात करने लगता है। इस समय उसकी पीठ दुआ के सामने थी, तो वही दुआ गुरु के से बात करते हुए देखकर कुछ सोचकर उसके पास चली जाती है। तभी उसे हल्का हल्का सुनाई देता है। गुरु गुस्से भरी आवाज में, अगर कुछ पता न चल रहा है तो मार दो। वैसे भी गुरु के पास इतना टाइम नहीं है इन लोगों के ऊपर वेस्ट करने के लिए। वही गुरु की बात सुनकर दुआ के हाथों से वह बर्ड नीचे गिर जाता है, जिससे वहां का एक सिक्योरिटी गार्ड पकड़ लेता है। वह कुछ बोलने ही वाला था कि दुआ वहां से भागकर चली जाती है। वह बाहर की ओर भागने लगती है। जैसे ही वह बाहर आती है तो वहीं पर जमीन पर बैठकर अपने दोस्तों में अपना चेहरा छुपाए रोने लगती है। ऐसे ही रो रही थी, तभी पीछे से कोई उसके मुंह पर एक रुमाल रख देता है, जिससे वह वहीं पर बेहोश हो जाती है और वह सभी उसे अपनी गोद में उठा एक कार के अंदर डालकर वहां से चले जाते हैं। इतनी जल्दी हुआ कि किसी को भी कुछ समझ में नहीं आया। वही गुरु के जो बॉडीगार्ड्स खड़े थे यह देखकर जल्दी से ब्लैक कलर की कार के पीछे लग जाते हैं, पर कार इतनी जल्दी में वहां से निकल गई कि किसी को भी कुछ पता नहीं चला। तब तो गुरु भी बाहर आ चुका था। उसके सामने से वह कार ओझल हो गई थी। अपनी आंखें बंद करके खुद से, यह नहीं करना चाहिए था, तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी। गुरु से उसकी दुआ को छीनकर आते हुए गुरु अपने हाथों की मुठिया बना लेता है और एक नज़र सारे बॉडीगार्ड्स को देखता है, तो सारे बॉडीगार्ड्स अपनी सर झुकाए खड़े हो जाते हैं। वही गुरु कुछ दूरी पर खड़ा होकर किसी से बात करता है। करीब 10 मिनट के बाद एक ब्लैक कलर की कार में गुरु बैठकर चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ एक अंधेरे से कमरे के अंदर एक बड़ा सा कमरा, उस कमरे में हर एक चीज 3 कलर की रखी हुई थी। वह कमरा ऐसे सजाया हुआ था जैसे कि किसी डॉल कहाँ हो और बेड पर लेटी हुई थी हमारी दुआ, जो धीरे धीरे करके अपनी आंखें खोल रही थी। वह पिंक कलर की सीलिंग को देखकर पूरी तरह से हैरान हो जाती हैं। वह फिर से अपनी आंखें बंद कर देती हैं, फिर धीरे धीरे खोल देती हैं। वह अपने सर पर हाथ रखकर दूसरे हाथ से उठने की कोशिश कर देती हैं।
वह बेड पर बैठकर चारों तरफ अपनी आधा खुली आंखों से देखने लगती हैं। दुआ चारों तरफ देखते हुए खुद से, आखिर मैं यहाँ पर कैसे आए और मेरा यह सर इतना दर्द क्यों कर रहा है मैं तो, कहते हुए दुआ याद करने लगती हैं। उसे धीरे धीरे करके सब याद आने लगता है। जैसे कि गुरु की बात सुनकर वह गुस्से में बाहर आई थी। बाहर आकर वह रो रही थी। तभी उसे किसी ने किडनैप किया था और साथ ही साथ उन लोगों ने उसे बेहोश भी तो किया था, जिसके बाद दुआ को कुछ भी याद नहीं है। दुआ ख्यालों में खोई हुई थी कि तभी दरवाज़ा खुल जाता है, जिससे दुआ की नज़र दरवाजे की तरफ चली जाती है। दुआ गौर से दरवाजे की तरफ देख रही थी। अभी तक दरवाजे से कोई आया नहीं था। दुआ सिर्फ अपनी आंखें दरवाजे पर गड़ाए आने वाले शख्स का इंतजार कर रहे थी। दुआ दरवाजे की तरफ देख रहे थे कि तभी एक लड़की मतलब सोनिया अंदर आ जाती है। सोनिया को देखकर दुआ हैरानी के साथ, तुम कौन हो और मैं यहाँ पर क्या कर रही हूँ और यह कौन सी जगह है? सोनिया दुआ के नज़दीक आकर बिना किसी एक्सप्रेशन के साथ, मिस आपको यहाँ पर बॉस ने लाया है। आप अभी इंडिया में है और इसके आगे मैं आपको कुछ नहीं कह सकती। कुछ देर बाद आपसे बॉस मिलना चाहते हैं। उससे पहले आपको मुझे तैयार करना है। दुआ पूरी तरह से हैरान हो चुकी थी। वह हैरानी के साथ, बॉस? कौन है तुम्हारा बॉस? और आखिर वह चाहता क्या है मुझसे? और तैयार कि मैं क्यों उसके लिए तैयार हो जाओ? सोनिया दुआ को समझाते हुए, मिस देखिए यहाँ पर उन्हीं के ही रूल चलते हैं और यहाँ पर डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है। बॉस जैसे कहते हैं आपको वैसा ही करना है। अगर आप उनके अगेंस्ट चली गई तो आपको ही तकलीफ होगी, तो अब अच्छी तरह से अपने आप को तैयार कीजिए। दुआ को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, पर वह अपना सर हिलाकर धीरे धीरे करके बेड से खड़ी हो जाती है और उन कपड़ों को देखने लगती हैं। उन कपड़ों को देखकर हैरानी के साथ, यह क्या है? यह तो किसी डॉल के कपड़े हैं, मैं इन्हें कैसे पहन सकती हूँ? सोनिया अपने दोनों हाथ पीछे करके, मिस आपको यही कपड़े पहनने हैं। आपको एक डॉल की तरह तैयार होने का ऑर्डर मिला है हमें, तो आप प्लीज जल्दी से ने पहन कर आ जाइए, फिर मैं आपका मेकओवर कर दूंगी। दुआ को यह सब बहुत अजीब लग रहा था। उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था क्या करे और बोले तो बोले क्या। पर उसे इतना तो समझ आ गया था कि अगर वह इन सभी के अगेंस्ट चली जाएगी तो उसे ही प्रॉब्लम होगा। इसी वजह से वह अपना सर हिलाकर उन कपड़ों को लेकर चली जाती हैं। सोनिया दुआ को जाते हुए देखकर एक गहरी सांस लेकर अपने मन में सोचा, नहीं था कि तुम यहाँ पर आओगी। अब पता नहीं तुम्हारे साथ क्या होगा। तुम तो बॉस का सबसे फेवरेट टॉय थी जिसे वह खेलते थे, पर अब। आते हुए सोनिया अपना सर हिलाकर मिरर के सामने खड़ी होकर दुआ के मेकओवर के लिए सामान रखने लगती है। वही दुआ वॉशरूम में आकर खुद से ही, आखिर कहाँ फंस गई मैं और यह जगह कहाँ पर है? भगवान जी बचा लो, मुझे बहुत डर लग रहा है। पता नहीं कौन से पागल खाने में आ गई हूँ। डॉल की तरह तैयार हो जाऊं मतलब क्या है? मैं कोई डॉन हूँ? जीती जानती इंसान हूँ। कहते हुए दुआ उन कपड़ों को देखकर उनसे शक्ल बनाकर, कैसे मैं इन्हें पहनूं? कितने अजीब कपड़े हैं। मतलब सीरियसली मैंने इसे कपड़े पहने नहीं। अगर यह होते ना तो पक्का मुझ पर चिल्लाते। पर पता नहीं यह कहाँ पर है। ऊपर से इतने गंदे कपड़े। बचपन में पहनने का मन करता था, पर अब पहनने का बिल्कुल भी मन नहीं करता है ऐसे कपड़े पहनने का। आखिर कौन सा पागल है जो मुझे ऐसे कपड़े पहना रहा है? प्लीज भगवान जो अपने दुआ को बचा लो। कहते हुए दुआ जैसे तैसे करके खुद को शांत करते हुए उन कपड़ों को पहन लेती है। वह जब बाहर आती है तो उसे बहुत ही अनकंफर्टेबल फील हो रहा था, क्योंकि वह कपड़े दुआ के थाई से भी थोड़े ऊपर आ रहे थे। अंदर उसने शॉर्ट तो पहनी हुई थी, पर फिर भी उसे बहुत ही अनकंफर्टेबल लग रहा था। पर कहीं ना कहीं उसकी दिल की धड़कनें भी बढ़ रही थी। सबको इग्नोर करके सोनिया के सामने खड़ी हो जाती है। वहीं सोनिया एक पोर्ट की तरह उसका मेकअप करने लगती है। दुआ बार बार उसे सवाल कर रही थी, पर सोनिया ने एक बार भी उसके सवालों का जवाब नहीं दिया था।
करीब आधे घंटे बाद दुआ का मेकओवर हो जाता है। दुआ जैसे ही खुद को आईने में देखती है तो पूरी तरह से हैरान हो जाती है, क्योंकि उसे किसी डॉल की तरह सोनिया ने बनाया हुआ था उसमें, और किसी डॉल में कोई फर्क नहीं दिख रहा। दुआ खुद को देखकर रोनी सी शक्ल बनाकर, इतना गंदा मेकअप कौन करता है? और यह मुझे डॉल क्यों बना दिया तुमने? कितना गंदा लग रहा है। मैं बिल्कुल भी उसमें कंफर्टेबल नहीं हूं। प्लीज इसे निकाल दो। बहुत ही अजीब लग रहा है मुझे पर। कहते हुए दुआ जैसे ही मेकअप को हटाने वाली थी, सोनिया उसका हाथ पकड़कर उसकी आंखों में देखते हुए वार्निंग भरे अंदाज में, मिस अपने मेकअप को हटा दिया तो आपको पता नहीं आपके साथ क्या होगा। इसके लिए बेहतर यही होगा कि आप शांत रहें और जो हो रहा है उसे होने दीजिए, इससे आपको तकलीफ कम होगी। कहते हुए सोनिया वहां से जाने ही वाली थी कि तभी दुआ उसे रोकते हुए, पर मैं यहाँ पर अकेली क्या करूँगी? और मुझे ऐसा कितने देर तक रहना पड़ेगा? यह तो तुम मुझे बता सकती हो। यादवा की तरफ देखकर शांत आवाज में, जब तक बॉस नहीं आते हैं तब तक आपको ऐसे ही रहना होगा। अगर गलती से अपना मेकअप अपने कपड़े बदले तो इसकी सजा आपके साथ हमें भी मिल सकती है। तो बेहतर यही होगा कि शांत रहे, कुछ देर बाद आपके सारे सवालों का जवाब बॉस खुद देंगे। कहते हुए सोनिया वहां से चले जाते हैं। वही दुआ अपनी जगह से खड़ी होकर चारों तरफ से देखने लगती है। बालकनी की तरफ चली जाती है तो वहां पर पहले से हैं बड़े बड़े ग्लास डोर लगाए हुए थे, जिसकी वजह से वह वहां से जा नहीं सकती थी। वह ग्लास डोर से नीचे देती है तो वह बहुत ही बड़ी जगह थी और वह सबसे ऊपर थी। मतलब यह था कि यहां से भागने का कोई भी चांस नहीं है। कर दुआ खुद से ही, आखिर यह है कौन सी जगह, पता भी नहीं मैं कहां पर हूं, और यहां से तो भागने के कोई चांस नहीं है। दुआ बेटा, तुझे पता लगवाना पड़ेगा कि ये आखिर कौन सा पागल खाना है। यहां पर कृषि देभ नहीं है, ना ही मेरा मोबाइल है, और यह इनका तो कुछ पता ही नहीं। कहते हुए दुआ चारों तरफ देख रही थी। तभी उसे महसूस होता है कि कोई कमरे में आ गया है। ना जाने क्यों यह महसूस होकर उसकी दिल की धड़कन बढ़ने लगती है। उसके सांसें मानो भारी होने लगती हैं। उसे ऐसा लग रहा था कि कोई उसकी सांसें उससे छीन कर ले जा रहा हो। दुआ धीरे धीरे करके अपना सर पीछे कर लेती है तो उसकी हालत बहुत ही खराब हो जाती है। वह जैसे ही सामने वाले शख्स को देखती है, उसके कदम लड़खड़ाकर पीछे की ओर होने लगते हैं। वही सामने वाला शख्स अपने दोनों हाथ अपने पॉकेट में डाले क्रीपी मुस्कुराहट लिए, वेलकम टू माई डार्क साइड। नेवला की आवाज सुनकर दुआ के हाथ पैर कांपने लगते हैं। उसके चेहरे पर पसीना आने लगता है। उससे उसकी ग्रीन आइज देख ऐसा लग रहा था कि वह से जानती है। उसकी आंखों के सामने एक लड़की रोते हुए नजर आ रही थी और उसके सामने एक शख्स बैठा अपने हाथों में कुछ लिए उसकी तरफ बढ़ रहा था। यह याद करते ही दुआ की रूह कांप उठ जाती है। वह अपनी जगह पर वैसे ही बैठकर अपने दोनों हाथ अपने कानों पर रख कर चिल्लाते हुए, दूर 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 हो जाओ मुझसे, खुद दूर हो जाओ, मेरे पास मत आओ, दूर हो जाओ। कहते हुए दुआ जोर जोर से रोने लगती है। वह शख्स दुआ की तरफ बढ़ते हुए उसके नजदीक आता है। वह अपने दोनों हाथ दुआ के सामने देखाते हुए, डॉल फेस, तुम्हें यह मेरे हाथ याद है? इन्हीं के साथ तो तुम खेलती थी। पर मुझे लगता है कुछ कुछ यादें याद आने लगी है डॉल। आखिर तुम मेरी ग्रीन आइज को कैसे भूल सकती हो? इन्होंने जो तुम पर ऐसा इफेक्ट किया है कि आज भी तुम्हें यह याद है। दुआ अपनी डरी हुई आंखों से उसकी तरफ देखकर अपनी लड़खड़ा की आवाज, तुम हो कौन और तुमने मुझे यहाँ पर क्यों लाया है? दुआ के सवाल से वह शख्स नी डाउन कर उसके बालों को अपनी एक उंगली से गोल गोल घुमाते हुए अपनी गर्दन को टेढ़ी करके, यू फॉरगेट मी। आई नो डॉल फेस, आई नो यह सब मैंने ही किया है। आखिर तुम्हारी याददाश्त मेरी वजह से तो गई है, बट डोंट वरी। कहते हुए उसके बालों को स्मेल करते हुए, बहुत जल्द तुम्हारी याददाश्त तुम्हारे पास आ जाएगी। उसके बाद तुम्हें खुद ही पता चलेगा कि मैं कौन हूँ।
और तुम कौन हो? और हमारा रिश्ता क्या है? दुआ, जो बहुत ही डर चुकी थी, उसके ऐसे नजदीक आने से, उसके ऐसे बालों को स्मेल करने से दुआ असहज महसूस कर रही थी। उसकी दिल की धड़कनें बढ़ रही थी। उसके दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। वह अपनी घबराई हुई आंखों से, तुम जो भी हो सनकी, पागल कहीं के, जाने दो मुझे, लीव मी। दुआ की बात सुनकर वह शख्स सनक भरी मुस्कुराहट लिए, वेयर विल यू गो डॉल फेस, यू आर चेन्ड हियर इन माई आर्म्स, डिड यू रियली थिंक आई विल लीव यू अलोन? उसकी मुस्कुराहट देख दुआ को एक अजीब सा डर महसूस होने लगता है। उसके दिल की धड़कन बढ़ने लगती है। वह अपने गले से जैसे तैसे आवाज निकालकर, कोडोट, कौन हो तुम? दुआ के इस सवाल को सुनकर वह शख्स दुआ के चेहरे के बेहद नजदीक जाकर उसकी आंखों में देखते हुए बड़ी अजीब तरह से, आई एम योर वर्स्ट नाइटमेयर डॉल फेस, कहते हुए उसके गर्दन के नजदीक जाकर उसकी गर्दन पर अपने नोज को रखकर उसे रब करके दुआ के बॉडी फ्रेग्रेंस को इनहेल करते हुए, फक नो चेंज, आई लाइक इट, कहते हुए वह शख्स दुआ से अलग हो जाता है। वह अपनी जगह से खड़ा होकर दुआ के चेहरे को देखता है, जो नीचे झुका हुआ था। उसे ऊपर से नीचे तक देखते हुए मुस्कुराकर, डॉल फेस, यू नो, यू आर सो फकिंग ब्यूटिफुल, पहले से ज्यादा, कहते हुए वह जा ही रहा था कि तभी वह जोर जोर से हंसते हुए, यू आर गोना लव इट, आई प्रॉमिस डॉल फेस, प्रॉमिस, कहते हुए चला जाता है। पर जाते जाते वह, मीट यू सून माई डॉल फेस, इतना ही कहकर दरवाजा बंद हो जाता है। और वही दुआ फर्श पर बैठी उसकी बातों के बारे में सोचने लगती हैं। उसके हाथ पैर कांपने लगते हैं। कुछ इस कदर उस शख्स का दुआ पर नेगेटिव इम्पैक्ट हुआ था। उसके आंखों से आंसू आ रहे थे। उसने अपने दोनों पैरों को आपस में जोड़कर उसमें अपने हाथों को डाले, अपने सर को उन पैरों के पास लाकर उन पर अपना सर रखकर जोर जोर से रोने लगती है। उसके आंसू थमने का नाम ही नहीं ले रहे थे। बार बार उसे कुछ ना कुछ याद आने लगता है, जिसे याद करके उसके पैरों से लेकर उसके सर तक रोंगटे खड़े हो जाते हैं। दुआ खुद के पैरों को अपने हाथों से चलाते हुए अपने सर को ना में हिलाते हुए रोकर, ना, नहीं, मैं ऐसे नहीं रह सकती। मुझे कुछ भी करके इस पागल सनकी से अपना पीछा छुड़वाना पड़ेगा। यह पागल है और उसकी बातें और इसके होने से मुझे बहुत डर लग रहा है। मुझे यहाँ से जाना ही होगा। मुझे यहाँ नहीं रहना है। पता नहीं यह कहाँ पर होंगे। मुझे पता यह मुझे ढूंढ लेंगे। बस जल्दी आ जाए। मुझे नहीं रहना है। मुझे बहुत डर लग रहा है। दुआ को उसकी मम्मी के पास जाना है। नहीं रहना है मुझे यहाँ पर। कहते कहते दुआ रोने लगती है। उसे बहुत डर लग रहा था। उसे एक अलग सी कंपनी में से सो रही थी। वहां पर उसे ऐसा महसूस हो रहा था कि जैसे कोई उसकी सांसों को धीरे धीरे उससे छीन रहा है। वही राणा पैलेस में हॉल में सभी बेटे दूसरे से बातें कर रहे थे। वही नीलिमा जी का कुछ हाल सही नहीं था। उन्हें हिचकियां आ रही थी, जिससे उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था। पर उनके दिल में एक अलग सी घबराहट में सो रही थी, जैसे कुछ तो गलत है। उन्हें दुआ के लिए बहुत डर लग रहा था। ना जाने क्यों उनकी दिल की धड़कनें बढ़ती जा रही थी। उन्हें ऐसा महसूस हो रहा था कि दुआ किसी खतरे में है। और यह महसूस करके उनके चेहरे पर डर और परेशानी साफ साफ देख रहे थे। वही नीलिमा को ऐसे परेशान होते हुए देखकर अभिजीत नीलिमा जी के कंधे पर हाथ रखकर, क्या हुआ नीलिमा, सब कुछ ठीक तो है? तुम परेशान क्यों लग रही हो मुझे? नीलिमा जी गहरी सांस लेकर अभिजीत जी की तरफ देखकर, पता नहीं क्यों पर मुझे डर लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि दुआ किसी खतरे में है। यह बात सुनकर अभिजीत मुस्कुराते हुए, गुरु अगर दुआ के साथ हैं तो दुआ किसी भी खतरे में नहीं हो सकती है। इतना तो भरोसा गुरु पर रख ही सकती हूँ नीलिमा तुम। यह सुनते ही नीलिमा यह गहरी सांस लेकर कुछ सोचते हुए, पर मेरा दिल क्यों इतना घबरा रहा है? ऐसा क्यों लग रहा है कि दुआ मुझे याद कर रही है? और यह हिचकियां यह भी जाने का नाम नहीं ले रही है। इस पर अभिजीत मुस्कुराते हुए,
हिचकी आने का मतलब यह नहीं कि कोई तुम्हें याद कर रहा है। कभी कभी खाना गले में अटकने की वजह से भी हिचकियां आ ही सकती हैं। रुको मैं तुम्हें दिखाता हूं, कहकर अभिजीत पानी का ग्लास मंगाता है। तो नीलिमा जी पानी पीती हैं। पहले 2 सेकंड के लिए तो हिचकियां नहीं आती है, फिर वापस से वही हाल शुरू हो जाता है, हिचकी आने से जिसे अभिजीत भी थोड़ा हैरान हो जाता है। वही नीलिमा अपनी जगह से खड़ी होकर वहां से चली जाती है। वही उसके पीछे पीछे अभिजीत भी आ जाता है। नीलिमा अपने कमरे में ना जाकर दुआ के कमरे की तरफ बढ़ जाते दुआ के कमरे में आकर वह बेड पर बैठ जाती है और चारों तरफ देखने लगती है। दुआ की तस्वीरों से लेकर सब कुछ वहीं पर था। नीलिमा हर एक तस्वीर को देख रही थी। यहाँ पर दुआ की 14 साल से लेकर 18 साल की हर एक तस्वीर है। इन सभी तस्वीरों में दुआ की मुस्कुराहट, उसकी मासूमियत। वही उन सभी तस्वीरों में दुआ के साथ नीलिमा जी, अभिजीत, कृषि, तरुण, हर किसी के साथ उसकी तस्वीरें थी। उन तस्वीरों को देखकर नीलिमा की आंखों से आंसू आने लगते हैं। उन्हें सच में दुआ की बहुत याद आ रही थी। ना जाने क्यों उनकी दिल की धड़कनें बढ़ रही थी दुआ के बारे में सोचकर। तब तक अभिजीत जी भी वहां पर आ जाते हैं। अभिजीत नीलिमा जी के साइड में बैठकर सामने वाली तस्वीर को देखने लगते हैं, जहां पर पूरी फैमिली की तस्वीर थी शिवाय गुरु को छोड़कर। अभिजीत सामने वाली तस्वीरों को देखकर, याद है तुम्हें जब प्रिंसेस हमारे घर पर आए थे? कितनी डरी थी ना? हमने सोचा भी नहीं था कि वह इस घर की बहू बनेगी। यह सुनकर नीलिमा अभिजीत के कंधे पर अपना सर रखकर, सही कहा, तब मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरी दुआ मेरी ही बहू बनेगी। पर अगर सही मायने में मैं कहूं तो मेरी बहू वह बन गई है, पर मुझे बहुत डर भी लगता है उसके लिए। यह सुनकर अभिजीत मुस्कुराते हुए, हर वक्त डरती रहोगी तो कब खुशी से रह पाओगी? तुम जानती हो नीलिमा, गुरु अगर किसी को अपने पास रखना चाहे तो उसके लिए कैसे क्या कर सकता है। और प्रिंसेस तो उसकी जान है, तो तुम सोचो उसके लिए क्या करेगा। तुमने देखा है प्रिंसेस की आंखों में, कभी भी मुझे उसकी आंखों में गुरु के लिए नफरत नहीं देखी है, बल्कि प्यार दिखा है। चाहे गुरु दुनिया के लिए क्यों ना कैसा हो, पर वह प्रिंसेस के लिए बहुत प्यारा है। यह सुनकर नीलिमा गहरी सांस लेकर अपना सर हिलाते हुए, अभिजीत कभी कभी यही लगता है कि गुरु दुआ के लिए सही है, पर ना जाने क्यों कभी कभी डर लगता है। गुरु के बारे में जानते हुए भी मेरी बेटी की शादी उसके साथ करने से, मैं मानती हूं दुआ के साथ मेरा खून का रिश्ता नहीं है, पर मैं उसकी मां तो हूं ना। यह सुनते ही अभिजीत मुस्कुराते हुए नीलिमा की तरफ देखकर, तुमसे बढ़कर कोई मां नहीं हो सकती है नीलिमा, तुमने 3 बच्चों को मां का प्यार दिया है, पहले कृषि और तरुण, फिर दुआ को। तुमने यह साबित कर दिया है कि चाहे खून का रिश्ता ना हो पर दिल का रिश्ता बहुत जरूरी है। यह सुनकर नीलिमा कुछ नहीं कहती, बस सामने वाली तस्वीर को देखने लगती है। ऐसे ही रात हो जाती है। नीलिमा सोने के लिए अपने कमरे की तरफ चली जाती हैं। वहीं अभिजीत कुछ सोचकर स्टडी रूम की तरफ बढ़ जाता है। स्टडी रूम में जैसे ही अभिजीत आता है तो सामने उसे गुरु, तरुण और राणा जी तीनों ही बैठे हुए नजर आ रहे थे। वही गुरु को देखकर अभिजीत एक पल के लिए हैरान हो जाता है। उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि गुरु का यहाँ होना यह बहुत अलग बात थी। अभिजीत गुरु की तरफ देखकर हैरानी से, तुम यहाँ पर हो तो प्रिंसेस कहाँ पर है? गुरु बिना किस एक्सप्रेशन के साथ तरुण की तरफ देखकर, जो काम तुम्हें दिया था वह पूरा हो चुका है। गुरु के ऐसे सवाल को पूरी तरह से इग्नोर करने से अभिजीत को थोड़ा गुस्सा आ जाता है। वह गुस्से भरी आवाज में, गुरु मैं कुछ पूछ रहा हूं, मेरी प्रिंसेस कहाँ पर है? तुम्हारे साथ ही गई थी ना, तो तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? गुरु शांत आवाज में, मुझे पता नहीं है। गुरु के ऐसे जवाब को सुनकर अभिजीत पूरी तरह से हैरानी से चिल्लाकर, क्या पता नहीं? क्या मतलब है तुम्हें नहीं पता है? तुम ही तो गए थे ना उसे सिंगापुर लेकर, तो तुम अकेले कैसे यहाँ पर आ सकते हो? गुरु बिना किसी एक्सप्रेशन के साथ, मैं गया तो वहां पर था। अब वहां से वह कहाँ गई है यह अभी तक पता नहीं चला है। अब देखते हैं कब पता चलता है।
कहते हुए गुरु अपनी जगह से खड़ा होकर वहां से जा रहा था। वही गुरु के ऐसे नॉर्मल एक्सप्रेशन को देख अभिजीत उसका हाथ पकड़कर गुस्से भरी आवाज में, गुरु मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूं कि मेरी प्रिंसेस है कहां पर? और तुम्हारा यहां आना कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। ऊपर से तुम ऐसे कैसे रिएक्ट कर सकते हो? देखो गुरु, मैंने नीलिमा के मन में तुम्हारे लिए भरोसा जागा है कि तुम दुआ को कुछ नहीं होने दोगे, पर अब तुम। यह सुनते ही गुरु अपना हाथ अभिजीत के हाथ से झटकते हुए अपनी ठंडी आवाज में, आपको नहीं लगता कि आप ज्यादा ही मेरी लाइफ में इंटरफियर हो रहे हैं? मेरी चेरी है, मुझे पता है उसके साथ क्या करना है। और वैसे भी छोटे पापा इन लॉ के मन में आप मेरे लिए भरोसा रखे या ना रखे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। गुरु को इतना वक्त नहीं है कि हर किसी पर ध्यान देते रहें और हर किसी का भरोसा जीता रहे। कहते हुए वहां से गुस्से में चला जाता है। वही अभिजीत हैरानी के साथ राणा जी की तरफ देखकर, पापा यह बात क्या कर रहा है? आखिर प्रिंसेस से कहां पर और ऐसे क्यों अजीब बातें कर रहा है? राणा जी अपनी जगह से खड़े होकर अपना सरना में हिलाते हुए, कुछ भी पता नहीं चल रहा है, आखिर गुरु के दिमाग में चल क्या रहा है? उससे बात करने की कोशिश की थी पर कुछ भी बता नहीं रहा है। कहते हुए राणा जी तरुण की तरफ देखते हैं जो वहां से जा रहा था। वही अभिजीत सोफे पर बैठकर अपने सर को अपने हाथों में पकड़े गहरी सांस लेकर, आखिर हो क्या रहा है? गुरु का ऐसे अकेले आना और दुआ का गायब होना? ऊपर से नीलिमा भी परेशान है। मुझे तो बहुत डर लग रहा है, कहीं नीलिमा का डर दुआ के लिए सही ना हो और दुआ के साथ कुछ बुरा ना हो। बस यही चाहता हूं मैं। मुझे बहुत डर लग रहा है अब। कहते हुए अभिजीत अपने दोनों सर को पकड़कर अपनी आंखें बंद कर देता है। उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आगे चलकर आ रहा है गुरु के मन में। ऊपर से उसका मन यह सोचते सोचते डर रहा है, क्या हुआ है दुआ के साथ? वही राणा जी एक गहरी सांस लेकर वहां से चले जाते हैं। वह भी कुछ नहीं कहते हैं। वह अपने कमरे में आते हैं तो देखते हैं कल्याणी जी बेटी कुछ किताबें पढ़ रही थी। उन्हें देखकर वह उनके साइड में आकर बैठ जाते हैं। जैसे ही कल्याणी के हाथ में देखते हैं तो किताबों के साथ एक तस्वीर भी उन्होंने अपने हाथ में पकड़ी हुई थी। उस तस्वीर में सत्या, आरुषि, गुरु साथ ही साथ पूरा परिवार था जो बचपन में ली गई थी। उस तस्वीर को देखकर राणा जी एक गहरी सांस लेते हैं। वही कल्याण जी राणा जी के सीने पर अपना सर रखकर मुस्कुराते हुए, कितना अच्छा लगता था ना, हमारे पूरा परिवार हमारे साथ था। सत्य और आरुषि के जाने के बाद परिवार एक खाली खाली सा लगने लगा है। कभी कभी दिल कहता है कि वह दोनों आज भी जिंदा है, पर दिमाग कहता है कि शायद से यह उम्मीद बेकार है। कल्याणी की बात सुनकर राणा जी कुछ नहीं कहते हो, बस उस तस्वीर को देखने लगते हैं। फिर कल्याणी के चेहरे को, उसके चेहरे को देखकर एक गहरी सांस लेकर उसके हाथों से वो तस्वीर और किताबें अपने हाथों में लेकर, कल्याणी बहुत रात हो चुकी है और तुम्हारी सेहत भी अब ठीक नहीं है। अब जल्दी से जल्दी सो जाओ। मुझे तुम पूरे उम्र मेरे साथ चाहिए और ऐसे ही रहोगी तो मुझे नहीं लगता कि इस बूढ़ी हड्डी को कोई सहारा मिलेगा। यह सुनकर कल्याणी जी मुस्कुराते हुए, आप ना कभी नहीं सुधरेंगे, चलिए आप भी सो जाइए। कहते हैं वे कल्याणी जी पेट पर लेट जाती है। वहीं उनके साइड में राणा जी आ जाते हैं। वह दोनों एक दूसरे को गले लग कर सो जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ गुरु के कमरे में, गुरु जैसे ही अपने कमरे में आता है वह पूरे कमरे को देखकर एक ठंडी सांस लेता है और बिना देर किए वॉशरूम की तरफ चला जाता है। वॉशरूम में आकर वह खुद को फ्रेश करने के बाद एक नज़र बैठ को देता है। फिर वहां से बालकनी की तरफ चला जाता है। बालकनी में आकर उस सिगरेट को जलाते हुए उसके कश लेने लगता है। इस समय उसकी आंखें हद से ज्यादा ठंडी हो चुकी थी और वहां पर हवाएं आ रही थी और गुरु ने सिर्फ अपने शरीर पर व्हाइट टॉवेल लपेटा हुआ है। करीब 10 मिनट के बाद गुरु का मोबाइल वाइब्रेट करने लगता है, जिसे देखकर गुरु एक गहरी सांस लेकर उस कॉल को अटेंड करता है। सामने वाले की बात सुनकर वह सिर्फ अपनी ठंडी आवाज में हम कहकर वह कॉल कट कर देता है और वहां से अपने कमरे की तरफ बढ़ता है।
कमरे में आकर वह एक नज़र बेड पर डाल कबर्ड में से लूज ट्राउजर एंड लूज टी शर्ट पहनकर रूम से बाहर आ जाता है। वहीं दूसरी तरफ दुआ अभी भी कमरे में बैठी हुई थी। इस समय उसके चेहरे पर डर दिख रहा था। उसे ऐसा महसूस हो रहा था कि कोई उसे देख रहा है। यह महसूस करके उसकी दिल की धड़कनें बढ़ने लगते हैं। उसके चेहरे के घबराहट और उसके होठों की कंपनी, ऊपर से उसके चेहरे पर आंसुओं की बूंदें, मेकअप जो उसने किया था वह पूरी तरह से खराब हो चुका था। दुआ ऐसे ही बैठे हुए थे कि तभी कमरे में कोई आ जाता है। जैसे ही दुआ अपना सर ऊपर करके देखती है तो सोनिया वहां पर आई हुई थी। उसे देख कर वो एक गहरी सांस लेती है। वैसे ही बैठी रहती है, वह अपनी जगह से हिलती नहीं है। सोनिया दुआ को देखकर एक गहरी सांस लेकर, मिस आपको मुझे तैयार करना है, आपका पूरा मेकअप खराब हो चुका है। यह सुनकर दो आपने डरी हुई आवाज में, आखिर ऐसा है क्या? मुझे याद आया। क्यों है? तुम कुछ तो बताओ मुझे। क्या तुम भी मेरी तरह यहीं पर बंद हो? मुझे नहीं रहना है यहाँ पर। सोनिया दुआ की बातों का कोई जवाब नहीं देती है। वह बस अपना सर हिलाकर एक रोबोट की तरह उसके हाथों को पकड़कर उसे मिरर के सामने चेयर पर बैठा देती है और उसका मेकअप करने लगती है। वहीं दूसरी तरफ वह शख्स अपनी ग्रीन आईज से दुआ को देख रहा था। इस समय दुआ के कमरे में सीसीटीवी कैमरे लगे हुए थे, जिससे वह शख्स उसकी हर एक हरकतों पर नजर रखे हुए था। उसने उसके कमरे में जरूर कैमरा लगाए थे, पर वॉशरूम में उसने नहीं लगाए थे। वह सिर्फ देखना चाहता था कि आखिर दुआ क्या करती है। वही वह शख्स दुआ के चेहरे को गौर से देखते हुए गहरी सांस लेकर, मुझे लगा नहीं था कि डॉल फेस पर तुम्हारा एक्सपेरिमेंट वर्क करेगा। वह सब कुछ भूल चुके हैं, शायद से हल्के हल्के याद है, पर उसे जो उसे याद होना चाहिए वही भूल गई। यह बहुत बुरी बात है। वहीं दूसरी तरफ एक अंधेरे में खड़ा शख्स दुआ के चेहरे को गौर से देखते हुए, मुझे भी लगा नहीं था 99 लड़कियां मरने के बाद यह अकेली ही जिंदा बची है अब तक, और अभी भी वह सर्वाइव कर रही है। वही वह शख्स अपनी ग्रीन आई से दुआ के चेहरे को गौर से देखते हुए, यही तो सबसे खास बात है मेरी डॉल फेस। जब मैंने इसे खरीदा था तभी मैंने देख लिया था कि इसमें कुछ तो खास है, और देखो यह सबसे खास निकली। उस शख्स की बात सुनकर अंधेरे में खड़ा शख्स मुस्कुराते हुए, यह तो तुमने सही कहा, पर ऐसा क्यों लग रहा है कि समथिंग डिफरेंट, बट व्हाई आई डोंट नो। इस एप्स के बाद सुनकर वह शख्स उसकी तरफ देखकर मुस्कुराते हुए, कभी कभी हमारे एक्सपेरिमेंट सक्सेस होने के बाद हम यही लगता है कि यह कैसे हो सकता है। इसका एक ही मतलब है कि तुम्हें तुम पर बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं है। यू डोंट बिलीव यू आर सेल्फ प्रो। यह सुनकर सामने वाला शख्स मुस्कुराते हुए, भरोसा तो है मुझ पर कुछ तो अलग है। देखते हैं क्या? फिलहाल तो इसे कुछ याद नहीं है और बहुत जल्द यह मरने भी वाली है। तुम्हें पता है ना कि अगर इसने एंटीडोट नहीं लिया तो वह कभी भी मर सकती है। मुझे लगा नहीं था कि वह इतने साल जिंदा रहेगी। यह सुनकर उस शख्स की ग्रीन आईज हद से ज्यादा लाल हो जाते हैं। वह उसकी तरफ गुस्से में देखकर, तो ब्रो जल्दी से जल्दी एंटीडोट बनाओ। मुझे यह जिंदा चाहिए, मेरी डॉल फेस। नहीं तो पूरी जिंदगी में उसके बिना अकेले कैसे रहूंगा। यह टॉय मेरे लिए सबसे प्राइसलेस है। वॉन्ट। यह सुनकर वह अंधेरे में खड़ा शख्स अपनी ठंडी आवाज में, शांत हो जाओ। जब तक मैं कंफर्म नहीं होता हूं कि उसकी सच में याददाश्त चली गई है, तब तक मैं उसे एंटीडोट नहीं दे सकता। क्या पता वह कोई नाटक कर रही है या कुछ और। उस शख्स की बात सुनकर वह चेयर पर बैठा शख्स हैरानी के साथ, तुम देख रहे हो ना, उसे कुछ भी याद नहीं है। उसने एक सवाल मुझसे 10 बार पूछा है। तुम्हें लगता है उसे सब कुछ याद होगा और यह सब नाटक कर रही है? जब हम पहले मिले थे तब भी वह कितना डर थी। उसे तो पैनिक अटैक आया था। तुम सोचो कि यह नाटक कैसे कर सकती है। मैं इसे मरते हुए बिल्कुल नहीं देख सकता ब्रो। तुम्हें कुछ भी करके इसे जिंदा रखना है। इस पर अंधेरे में खड़ा शख्स दुआ के चेहरे को गौर से देखते हुए, डोंट वरी ब्रो, जब तक तुम्हारी यह डॉल फेस यहाँ पर है, मरेगी तो नहीं, पर जब तक मैं कंफर्म नहीं होता हूँ
तब तक मैं एंटीडोट नहीं दे सकता हूँ। अगर मेरे हिसाब से देखा जाए तो यह सिर्फ 12 डे की मेहमान है। उसके बाद ही शायद इसके ऊपर वह एक्सपेरिमेंट काम करने लगेगा। कहते हुए वो शख्स अंधेरे में गायब हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ बैठा हुआ शख्स गुस्से में सारी चीजें तोड़ने लगता है। वह अपनी जगह से खड़ा होकर दुआ कर चेहरे को देखकर, नो ब्रो, में मेरी डॉल फेस को मरने नहीं दे सकता। वह सिर्फ मेरी है। वह मेरी है और मेरी ही रहेगी। आपको चाहे जो करना है करो, पर मैं उसे जिंदा रखूंगा। 12 दिन से पहले मैं मेरी डॉल फीस को वह एंटीडोट लाकर जरूर दूंगा। मुझे पता है मेरी डॉल फेस एक्टिंग नहीं कर रही है। उसे सच में याद नहीं है। अगर उसे याद होता तो अब तक वह मेरी जान लेने की कोशिश करती, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ है। कहते हुए वो शख्स उससे मैं पागलों की तरह चिल्लाने लगता है। करीब आधे घंटे बाद वो वहां से चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ दुआ रो रही थी। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि यह सब क्या है। उसने हर बार सोनिया से एक ही सवाल किया था कि आखिर उसे यहाँ पर लाया ही क्यों है, पर सोनिया ने भी उसे कोई जवाब नहीं दिया था। सोनिया जब दुआ को पूरी तरह से तैयार करती हैं, तो उससे के सामने अपना सर झुकाकर, मिस, खाना तैयार हो चुका है। आप हमारे साथ चाहिए बॉस, आपके साथ खाना खाना चाहते हैं। दुआ को सोनिया का उसका जवाब ना देना कुछ अच्छा सा लगता नहीं है। व्यू अपने सवालों के जवाब के लिए सोनिया जैसी कहती है वैसा वैसा करना पड़ता है। दोनों ही रूम से बाहर आ जाते हैं। आगे सोनिया है तो पीछे दुआ। दुआ जब से यहाँ पर आई है तब से वह एक कमरे में ही बंद थी, पर जैसे ही वह बाहर आते हैं तो वह पूरे भी विला देखने लगती हैं। एक पल के लिए तो हैरान हो जाती है, क्योंकि यह विला बिल्कुल राणा पैलेस की तरह ही था। हर तरफ एक अलग ही रॉयल्टी दिख रही थी। उससे वह पर तस्वीरों से लेकर महंगे महंगे पॉट रखे हुए थे, पर एक बात अलग थी कि उन पर फ्लावर्स की जगह कुछ अलग ही रखा गया था, जैसे कि कांटे, कुछ अजीब गरीब चीजें, जिससे दुआ को बहुत अजीब लगने लगा था। और तस्वीरें भी कुछ सही नहीं थी, क्योंकि हर एक तस्वीर है काले कलर की थी, जिसका मतलब दुआ को कुछ नहीं समझ में आ रहा था। सिर्फ उन तस्वीरों की बैक रही थी। दुआ यह सब देखते हुए खुद से ही, आखिर कौन सा पागल खाना है जो मुझे यहाँ पर इन लोगों ने लाया है। मैं तो सही हूँ, फिर मैं पागल खाने में क्या कर रही हूँ। ऊपर से पता नहीं वह सन की पागल मेरे साथ क्या क्या करेगा। कुछ तो कर भगवान जी, बचा लो अपनी दुआ को। दुआ ने ऐसा कौन सा काम किया है जो भगवान जितने प्यारे प्यारे फूल उस पर डाल रहे हैं। कहते हुए दुआ छोटे बच्चों की तरह सीढ़ियों से नीचे की ओर जा रही थी। वही दुआ की बातें सुन सोनिया को हल्की सी मुस्कुराहट आ जाती है, क्योंकि दुआ एक छोटी बच्ची की तरह इस समय बिहेवियर कर रही थी। और इसे देखकर सोनिया गहरी सांस लेती है। सोनिया सीढ़ियों से नीचे उतरते हुए अपने मन में, पता नहीं अब इस बच्चे के साथ क्या करने वाले हैं बॉस। बस भगवान से यही दुआ है कि गरुड़ा राणा जल्दी से जल्दी इस मासूम को बचा ले। मनी मन कहते कहते वह लोग नीचे हॉल में आ जाते हैं। दुआ जैसे ही हॉल में आती है तो उसे हर तरफ सिर्फ लड़कियां ही नजर आती हैं, जिन्हें देखकर दुआ की आंखें बड़ी हो जाती है, क्योंकि हर एक लड़की एक खूबसूरत थी। वहां पर जैसे खूबसूरती का एक फैशन शो लगाया हुआ था। सोनिया भी कुछ कम नहीं थी। दुआ समझ नहीं आ रहा था इतनी खूबसूरत लड़कियां यहाँ पर क्या कर रही हैं, वह भी यहाँ पर काम कर रही है। वहां पर उसे अभी तक तो कोई लड़का नहीं देखा था, पर हाल लड़कियां तो उसे बहुत सारी देखी थी, जिन्हें देखकर वह सोनिया के साइड में खड़ी होकर बड़ी मासूमियत से, यहाँ पर कोई फैशन शो होने वाला है क्या, जो इतनी खूबसूरत लड़कियां यहाँ पर लाई गई है। दुआ के मासूमियत भरे सवाल को सुनकर सोनिया मुस्कुराते हुए, ऐसी कोई बात नहीं है मिस। बॉस को खूबसूरत से खूबसूरत चीज अपने पास रखने का शौक है। सोनिया की अजीब सी बात सुनकर वह अपनी जगह पर खड़ी होकर बुरा समूह बनाकर, क्या खूबसूरत सी चीज,
पर यह तो कोई चीज नहीं बल्कि लड़कियां हैं। जीती जागती इंसान हैं। इन्हें कैसे तुम्हारा बॉस चीज कह सकता है? सच में उसके पास दिमाग है कि नहीं? यह दिमाग से पैदल है। तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें उसका ट्रीटमेंट किसी अच्छे डॉक्टर से करवा लेना चाहिए? अगर ऐसा ही रहा ना तो दुनिया में सुंदर लड़कियों की कमी हो जाएगी। फिर सभी कुंवारे लड़के तुम्हारे बॉस कोई आकर गालियां देंगे और तुम्हारा बॉस तो भाई इतना डरावना है, कोई उसे देखकर ही पागल हो जाए, वह खुद ही मर जाएंगे। एक बात बताओ, इतना डरावना तुम्हारा बॉस इतना डरावना है, तुम्हें कभी डर से बेहोश या हार्ट अटैक नहीं आया है क्या? दुआ इतनी जोर से चिल्ला रही थी कि हॉल में सबको उसकी बात सुनाई दे रही थी। सभी लड़कियां उसे ही देख रही थी। आज कोई पहली बार उनके बॉस के अलावा चिल्ला रहा है। और सबसे बड़ी बात, उन्हीं की बॉस की बेइज्जती दुआ उन सभी के सामने कर रही थी। यह सबसे हैरानी वाली बात थी। सभी गौहर से दुआ को देख रहे थे। उसकी बचपना और उसका बात करने का तरीका देखकर हर कोई समझ चुका था कि दुआ बहुत ही मासूम और नासमझ है। वही सोनिया जल्दी से दुआ को शांत कर देती है। वह पहले चारों तरफ देखते हुए शांत आवाज में, मिस आप प्लीज शांत हो जाए, अगर बॉस ने यह सब सुन लिया तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई। और वैसे भी बॉस का आने का टाइम हो चुका है, तो आप जल्दी से डाइनिंग टेबल की तरफ चलिए मेरे साथ। दुआ सोनिया की बात पर सिर्फ अपना सर हिला देती है। वही सोनिया उसे सेकंड हैंड चेयर पर बैठा देती है, तो दुआ भी वहां पर बैठ जाते हैं। दुआ पूरे डाइनिंग टेबल पर देखते हैं, जहां पर 2 ही चेयर लगाई हुई थी, जहां पर चेयर पर वह बैठ जाती है और उसके सामने जो बहुत ही दूर है, और बीच में इतना खाना रखा हुआ है कि 100 से ज्यादा लोग खाना खा सकते हैं। पर डाइनिंग टेबल पर खाना भी जो रखा है वह अलग अलग डिश जो इंडियन अमेरिकन हर एक कंट्री के मिक्सअप लगाई हुई है। दुआ आप पूरे डाइनिंग टेबल को देखते हुए, यहाँ पर आखिर कितने लोग खाना खाने के लिए आने वाले हैं? यह सुनकर सोनिया कुछ बोलने ही वाली थी कि तभी वह शख्स जो डाइनिंग टेबल की ओर आ रहा था, वह अपने शांत आवाज में, डॉल फेस, यहाँ पर सिर्फ 2 चेयर रखी है, तो इसका मतलब साफ है ना कि हम दोनों के लिए ही यह खाना रखा है। दुआ जो खाने को देख रहे थे, उस शख्स की बात सुनकर पूरी तरह से शांत हो जाती है। अपना सर ऊपर करके एक बार भी नहीं देखती है। उसके हाथ कांपने लगते हैं। उसके चेहरे पर हल्का हल्का पसीना देखने लगता है। वहीं सोनिया जो दुआ के साइड में खड़ी थी, वह दुआ को देख रही थी। वह गहरी सांस लेकर खाना उन दोनों के फ्लैट में रखने लगती है। वही वह शख्स भी अब तक अपनी चेयर पर बैठा हुआ था। वही सोनिया को दुआ के प्लेट में खाना रखते हुए देखकर अपनी ठंडी आवाज में, सोनिया तुमने मेरी डॉल फेस पूछा ही नहीं कि वह क्या कहना चाहती है। सोनिया जो दुआ के प्लेट में खाना रख रही थी, वह एक पल के लिए डर जाती है। वह अपना सर नीचे करके अपनी डरी हुई आवाज में, सॉरी बॉस, कहते हुए सोनिया अपना सर झुकाए, मिस आप क्या खाना नापसंद करेगी? वही दुआ सोनिया कैसे पूछने से डाइनिंग टेबल की ओर देखने लगती है, जहां पर उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। वह चारों तरफ देखते हुए उसे डिश जानी पहचानी लगती है। तुम्हें काम करो, मुझे पूरी भाजी दे दो, वह मैं खा लूंगी। यह सुनते ही सोनिया चारों तरफ देखने लगती है। वही वह शेफ जो वहां पर खड़े थे, उनके भी चेहरे पर पसीना आने लगता है। वहीं सोनिया को दुआ कर प्लेट में खाना ना रखते हुए देखकर वह शख्स अपनी सर्द आवाज में, सोनिया मेरी डॉल फेस ने कुछ मांगा है तो उसे दे दो। यह सुनते ही सोनिया अपने घुटनों के बल बैठकर अपना सर झुकाए, सॉरी बॉस, शेप में पूरी भाजी नहीं बनाई है। यह सुनते ही वह शख्स शेफ की तरफ देखने लगता है। वह सभी ने अपने सर नीचे जमीन पर रखे हुए थे और सारे डर से कांप रहे थे। वही वह शख्स अपनी जगह से खड़ा होकर गुस्से भरी आवाज में चिल्लाते हुए, मैंने पहले ही कहा था कि हर एक चीज मुझे डाइनिंग टेबल पर मौजूद चाहिए सोनिया, तो मेरी डॉल फेस की फेवरेट डिश यहाँ पर क्यों नहीं है? कहते हुए वह शख्स उन दोनों की तरफ बढ़ी रहा था कि
तभी दुआ जल्दी से अपनी जगह से खड़ी होकर जैसे तैसे अपने गले से आवाज निकालकर, मुझे वह बिल्कुल नहीं चाहिए। मैं तो यह कहना चाहते थे कि मुझे पसंद ही नहीं है। तुम मुझे वह राइट वाली डिश देना, वह देखकर ही बहुत टेस्टी लग रही है। कहते हुए दुआ एक डिश की तरफ इशारा कर देती है, क्योंकि वह नहीं चाहती थी कि उसकी वजह से किसी और को परेशानी हो। इसी वजह से वह जल्दी से अपनी जगह से खड़ी होकर कौन सी भी डिश की तरफ इशारा कर देती है, जिससे वह उन तीनों को बचा सके। वह शख्स दुआ की बात सुनकर अपनी आंखें छोटी करके अपनी एक आईब्रो पर करके, क्या सच में तुम्हें वह डिश पसंद है? यह सुनकर दुआ सिर्फ अपना सर हिला देती है। तो सोनिया जल्दी से अपनी जगह से खड़ी होकर दुआ के प्लेट में वह डिश रख देती हैं। वही दुआ उस डिश को बड़ी अजीब नजरों से देखने लगती है। फिर भी वह एक बाइट उसका अपने मुंह के अंदर लेती है, तो उसे ठीक ठाक लगती है। वह जैसे तैसे करके उसे खत्म कर देती है। वह शख्स बैठा सिर्फ दुआ को देख रहा था। इस समय दुआ किसी छोटे बच्चों की तरह खाना खा रही थी। दरअसल दुआ को भूख इतनी लगी थी कि वह क्या ही करे। जब से आई थी तब से उसने कुछ भी नहीं खाया था, जिसकी वजह से दुआ ने किसी पर ध्यान दिया अपना खाने में लग जाती है, क्योंकि खाना एक ऐसी चीज थी जो दुआ कभी भी कंट्रोल नहीं कर सकती। वह शख्स गौर से दुआ को खाते हुए देख रहा था। दुआ कुछ डिश को देखकर अजीब सा मुंह बना रही थी और कुछ को टेस्ट करके फिर कहा रही थी। ऐसे में सोनिया वे गहरी सांस लेकर अपनी जगह पर खड़ी हो जाती है। उसे लगा था कि वह मौत के बेहद नजदीक है, पर दुआ की वजह से बच गई। यही दुआ अपना पूरा खाना कंप्लीट करके एक गहरी सांस लेकर अपना सर ऊपर करके देखती है, तो एक पल के लिए डर जाती है। उसके चेहरे पर हल्का सा पसीना दिखने लगता है, क्योंकि वह शख्स उसे अपनी डार्क ग्रीन आईज से देख रहा है, जिससे दुआ को और भी डर लग रहा था। सबसे ज्यादा तो उसकी होठों की मुस्कुराहट जोर से और भी डरा रही थी, जिससे दुआ ने अपना सर फिर से नीचे कर लिया था, जिसे देखकर वह शख्स मुस्कुराते हुए, क्या मेरी डॉल फेस को मुझसे डर लग रहा है? Are you really scared of me? Tell me. उस शख्स की बात सुनकर दुआ अपना सर मासूमियत से हमें हिला देती है। इस समय वह किसी छोटे बच्चे की तरह रिएक्ट कर रही थी। उसे देखकर वह शख्स से मुस्कुराते हुए, I know but I like it. तुम्हारा डरा हुआ चेहरा देखकर पता नहीं क्यों एक दिल को सुकून मिलता है। तुम्हें पता है, जब तुम 13 साल की थी ना, तब भी ऐसी ही दिखती थी। तुम्हारे चेहरे पर यही डर दिखता मुझे, और यह डर देखकर मुझे बहुत खुशी मिलती थी। पर तुम सबसे ज्यादा मुझसे डरती थी, पता है कब? उस शख्स की बात सुनकर दुआ सवाल भरी नजरों से उस शख्स की तरफ देखने लगती है और मासूमियत से अपना सरना में हिलाते हुए, मुझे कुछ भी नहीं पता। तुम आखिर कहना क्या चाहते हो मुझसे? और 13 साल की थी मतलब तुम मुझे कब से जानते हो? वही शख्स दुआ की बात सुनकर अपनी जगह से खड़ा हो जाता है। वह धीरे धीरे करके दुआ के नजदीक आने लगता है, जिससे दुआ और भी डर जाती है। वह चेयर से और चिपकने लगती है। उसके चेहरे पर डर और परेशानी की लकीरें दिख रही थी। उसे ऐसा महसूस हो रहा था कि उसकी सांसें बंद होने वाली है। उसकी दिल की धड़कनें बढ़ रही थी। वह सब जैसे ही दुआ के नजदीक आते हुए देखती है, दुआ तो जल्दी से अपनी आंखें बंद कर लेती है। तभी वह शख्स दुआ से कुछ कदम की दूरी पर खड़ा हो जाता है। यही दुआ जब यह महसूस करती है कि उसके नजदीक कोई नहीं है, तो धीरे धीरे अपनी आंखें खोल देती है, तो सामने डेडली ग्रीन आइज को देखती है, जिससे वह अपना सर नीचे कर लेती है। उसकी दिल की धड़कन है बढ़ती ही जा रही थी। हर एक सेकंड उसे ऐसा लग रहा था कि जैसे अभी उसका दिल बाहर आ जाएगा। उसके हाथ पूरी तरह से पसीने में लथपथ हो चुके हैं। वह शख्स नीचे झुककर दुआ के चेहरे की तरफ देखने लगता है। वह वैसे ही उसके आगे आकर अपने गर्म सांसें उसके चेहरे पर छोड़ते हुए मुस्कुराकर, माई ड्रग्स, योर फियर, कहते हुए वह जोर जोर से हंसने लगता है। वही उसकी बात कुछ ऐसी थी कि दुआ को बहुत डरा रही थी।
वह अपनी आंखें खोलकर उसकी तरफ देखने लगती है, जो उसके बेहद नजदीक था, जिसे देख कर दुआ एक पल के लिए तो डर से पीछे हो जाती है। तो वही वह शख्स मुस्कुराते हुए दुआ के बालों को सहलाते हुए आई एम क्रेजी अबाउट यू कहते हुए वहां से चला जाता है। वही दुआ अपने बालों को सहलाते हुए उसे जाते हुए देखकर खुद से यू ब्लडी जर्क, एक बार यह आ जाए फिर तुम्हें बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी, इनसे कहकर मैं तुम्हारी पिटाई करूंगी कहते हुए दुआ छोटे बच्चों की तरह मुंह बनाने का की है। उसे सच में डर लग रहा था, उसके चेहरे से यह पता चल रहा था। वही साइड में खड़ी सोनिया ने यह सब सुन लिया था। वह कुछ नहीं कहती, बस दुआ की तरफ देखने लगते हैं। वही दुआ उन सभी की तरफ देखकर थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील कर दी है, तो वह सोनिया की तरफ देखती है। तो सोनिया दुआ के चेहरे को देखकर समझ जाती है कि दुआ अनकंफर्टेबल फील कर रही है, तो उसे अपने साथ ले जाने लगती है। दुआ भी उसके साथ चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ सुबह का वक्त, राणा इंटरप्राइजेज में गुरु अपनी केबिन में बैठा हुआ था। इस समय हर तरफ एक शांति छाई हुई थी। तभी केबिन का डोर नॉक करके भूरा केबिन के अंदर आ जाता है। इस समय उसके चेहरे पर परेशानी साफ दिख रही थी। तो वही गुरु अपनी आंखें बंद किए सिर्फ चेयर पर लीन हुआ था। उसे देखकर भूरा धीरे धीरे उसकी तरफ चला जाती है, क्योंकि गुरु का दहाड़ना जितना खतरनाक नहीं है, उतना उसकी शांति खतरनाक है। गुरु का शांत होना मतलब कुछ तो खतरनाक होने वाला है। वही भूरा गुरु को देखकर एक गहरी सांस लेकर जैसे तैसे करके उस फाइल को टेबल पर आकर अपना सर झुकाए खड़ा हो जाता है। वही गुरु को पता था कि भूरा आ गया है। वह अपनी आंखें खोल करे गहरी सांस लेते हुए उस फाइल को देखने लगता है। फाइल को खोलने के बाद उसके हर एक पेज को वो पलटने लगता है। जैसे से वह फाइल के पेज पढ़ रहा था, वैसे वैसे उसके चेहरे पर की नसें साफ साफ दिखने लगी थी। पूरी फाइल पढ़ने के बाद गुरु उस फाइल को जमीन पर फेंक देता है और गुस्से में टेबल पर हाथ मार देता है।